हाँ, मेरे बाँधी नहीं किसी ने, इसलिए मैंने घड़ी पहन ली, इसलिए मैंने घड़ी पहन ली। मैं घर गया नहीं और किसी ने बाँधी नहीं, बस। चलो बताओ देखें, आगे बढ़े? हाँ जी मैम, आप पूछो। कहाँ है राखी? नहीं है? राखी नहीं है? बाँधी नहीं किसी ने, आपकी भी नहीं बाँधी? चलो, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताओ। है? अरे 3 लेयर होती है, सीधे आगे चलिए, क्या होती है ये, कहाँ होती है ये, ऐसे-ऐसे बताना। किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। ये नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। इसके कितने पार्ट होते हैं? ऐसे बोलना होता है सिस्टम वाइज। कितने पार्ट होते हैं? 2। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। कॉर्टेक्स में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। उस 3 लेयर के नाम बताओ। लेयर का मतलब होता है जोना। सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वाली जोना फेसिकुलेटा, अंदर वाली जोना रेटिकुलेसा। अब बीच में छोटा सा सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट एड्रिनल मेड्यूला, उसके अंदर एक सेल होती है बहुत सारी, उसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइट सेल। कौन सी सेल? ये सेल कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है? एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं? पहले सब हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे, फिर इससे होने वाले डिसऑर्डर पढ़ेंगे। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट है? अब सुन लो अच्छे से, नहीं डाउट बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपस में तुम लोगों ने राखी नहीं बांधी? हॉस्टल में रहती है लड़की, राखी नहीं बांधती? नहीं बांधी राखी? एक बहन दूसरे बहन की राखी नहीं बांध सकती क्या? नहीं बांध सकती? तो फिर ये मना कर रही है ना सब, नहीं बांध सकती क्या? राखी है, राखी तो बांध ही सकते, क्या जरूरी है भाई बांधे? राखी बहन भी तो बांध सकती है भाई, भाई पास में नहीं है तो बहन बांध दे, बस ये राखी होगी और क्या। चलो, तुम लोग हो तो बड़े बदमाश हो ना। भाई बेवकूफ है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, तो क्वेश्चन आता है पेपर में, एड्रिनल ग्लैंड का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर। कैसा होता है? प्लीज सुनना, बहुत काम की ग्लैंड है, तुम्हारी जिंदगी में सारे स्ट्रेस भगाने वाली यही ग्लैंड है। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जब हमें कोई डायरिया वोमिटिंग अचानक से फ्लूइड लॉस हो जाता है तो एडीएच और इसमें एक हार्मोन एक और होता है, वो दोनों मिलकर हमें जिंदगी बचाते हैं, हमें मरने से बचाते हैं। और हमारे कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो ये ग्लैंड आगे आके मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया से रिकवर करती है, बहुत काम की ग्लैंड है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है। चलो ठीक है, रुक जा रहे बेवकूफ। देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट है ना, एडिनल कॉर्टेक्स का ही है, मैंने जानबूझ के थोड़ा पतला बनाया, बाकी ऐसे समझ लो एडिनल कॉर्टेक्स की बाहर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, और ये सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये मेडुला है, सिर्फ ये मेडुला बहुत कम होता है, बाकी वाला ये सारा का सारा पार्ट क्या है? एडिनल कॉर्टेक्स। ये कहाँ होती है? यहाँ किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। वेरी गुड। कैसे शेप की हुई? ट्रायंगुलर शेप की हुई। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सुप्रा रीनल 2 होती है, टॉप ऑफ द किडनी, ठीक है, वेट 4 से 7 ग्राम के बीच में, 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3 सेंटीमीटर थिक होती है, कोई याद नहीं रखना। इसकी सप्लाई होती है वो एब्डोमिनल आर्टरी से होती है और रीनल आर्टरी से, ऐसे करके लिखते जाओ। वीनस ड्रेनेज थोड़ा अटपटा है, आर्टरी सप्लाई तो एब्डोमिनल आर्टरी, उसके बाद में रीनल आर्टरी, लेकिन वीनस ड्रेनेज थोड़ा सा अलग है। ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? सर आपने राखी नहीं बांध रखी? हाँ, नहीं बांध रखी, क्या करना बताओ? बोलो, क्या कर लोगे? हैं? क्या कर लोगे नहीं बांध रखी? हो गया? नहीं, हाँ, राइट वाली किडनी ऊपर होती है कि लेफ्ट वाली किडनी ऊपर होती है? पूरा जीआईटी पढ़ लिया? पूरा जीआईटी पढ़ लिया और अब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ के, क्या बोल रहे किडनी में जीआईटी कहाँ से है? तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, बेवकूफो, लीवर किस साइड है? तो राइट वाली किडनी नीचे होगी ना, एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। ऐसे होती है ना किडनी, किडनी भी तो ऐसे होती है, ट्रेंडल इनवर्स टाइप। हाँ ऐसे होती है, ऐसे। तो राइट वाली किडनी नीचे, राइट वाली सुप्रारीनल ग्लैंड एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड नीचे होती है, क्योंकि किडनी के ऊपर ही तो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो राइट वाली किडनी और ये एड्रिनल ग्लैंड नीचे होती है लेफ्ट के कंपैरिजन में। राइट इधर है, इधर लीवर है, तो लीवर आ जाने की वजह से ये पार्ट नीचे चला जाता है थोड़ा सा। बेवकूफ कहेंगे, याद ही नहीं रहता कुछ। तो ये हो गया? हो गया क्या? अब इधर आओ, वीनस रिटर्न पढ़ाना था इसलिए बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या लेना, तुम जानो। वीनस रिटर्न देखो, ये मेरा है राइट वाली किडनी इधर, ये है मेरी लेफ्ट वाली किडनी। अब इसमें क्या दिक्कत है सीधा देखना, जो
राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, वो अपना वीनस ड्रेनेज डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में छोड़ती है। बीचों बीच देखो, ये है अपना हार्ट। हार्ट जानते हो, ये है इंफीरियर वेना केवा। जानते हो इंफीरियर वेना केवा? इंफीरियर वेना केवा किसमें जाता है? ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा। ये है किडनी, कौन सी? राइट वाली। और ये कौन सी है? सुप्रारीनल ग्लैंड, सही है। और यहाँ पर होती है लेफ्ट वाली किडनी, और यहाँ पर होती है, ये थोड़ी सी ऊपर हल्की सी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? राइट ग्लैंड अपना वीनस ड्रेनेज है, वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में छोड़ती है। राइट वाली सुप्रारीनल ग्लैंड अपना वीनस ड्रेनेज डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में छोड़ती है, बट लेफ्ट वाली ग्लैंड यहाँ से एक वेन जाती है, उसको बोलते हैं रीनल वेन। कौन सी? लेफ्ट या राइट? ये अपना ड्रेनेज इसमें छोड़ती है, और ये दोनों जाकर इसमें छोड़ती है। क्या समझ में आया मैं क्या बोला? लेफ्ट वाली सुप्रारीनल ग्लैंड अपना वीनस ड्रेनेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो हार्ट की तरफ भेजती है, वो सीधा का सीधा रीनल वेन में डालती है, इंफीरियर वेना केवा नहीं डालती। और राइट वाली सीधा ही डाल देती है इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट वाली रीनल वेन में डालती है। समझ में आया क्या ये? आ गया ना? मैं यही कहना चाह रहा था। लेफ्ट रीनल वेन, और सॉरी लेफ्ट रीनल वेन कहां जाती है? इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा कहां जाता है? राइट एट्रियम। सही है ना? क्या आपको समझ में आया ये? सच में नहीं आया होगा ना? ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं आया हो। सीधा सीधा सिंपल है, राखी जैसे। पहले एनाटॉमी बेसिक पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा अपन। आपने नाम सुना रास? व्हाट इज रास? वो देखो, रास ऐसा सिस्टम है, एविएशन के हर सब सिस्टम में पढ़ते हो। कार्डियोवास्कुलर में आता है, रीनल में आता है, एंडोक्राइन में आता है, फ्लूइड बैलेंस में आता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे में रास आता है। तो थोड़ा थोड़ा रास में भी पढ़ूंगा हल्का सा। वैसे पढ़ लिया होगा आपने रास थोड़ा सा, क्योंकि रास में मिनरल कॉर्टिकॉइड का फंक्शन मतलब रास। लिख लिया? डन? बोल तो जाओ। नहीं लिखा तो भी बोल जाओ, क्या है? किसने रोका आप? क्या हुआ मैम? आज ज्यादा हंसी कैसे आ रही? क्या हुआ? ये मैं हंस क्यों रही ज्यादा आज? किस क्यों क्यों? मैम बता दो मेरे को भी, मैं भी हंस लूं। 2:31 से हंसे हैं, 2:44 30 सेकंड हुए, 13.5 मिनट हुए हैं। है इतना कंटिन्यू कौन हंसता भाई? आगे बढ़े। हो गया, हम देखो एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? अरे कितने हैं? बाहर वाला, किसी भी ग्लैंड का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो हार्ड होता है, और हार्ड को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला पार्ट इज वेरी सॉफ्ट, इज कॉल्ड मेडुला। इज कॉल्ड, तो बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला एड्रिनल मेडुला। तो सुप्रारीनल ग्लैंड हैविंग द टू पार्ट, द पार्ट नंबर 1 इज आउटर कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। कैसे कलर का है? डजंट मैटर। अंदर वाला मेडुला होता है ग्रे कलर, कोई कलर याद नहीं रखना, बस कौन कौन होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे यहाँ से, कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे। तो लिखो फटाक से। दो पार्ट, आउटर और इनर। आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है शॉर्ट में? भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोई भी हार्मोन निकलता है बाहर वाली ग्लैंड लेयर से, उसका सीधा सा नाम दे दो स्टेरॉइड, खत्म। फिर उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, मिनरलोन, ग्लूकोन, सेक्स हार्मोन, अलग, वो सारे स्टेरॉइड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलेगा वो स्टेरॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्टेरॉइड। और कौन सी ग्लैंड से निकल रहा है? कॉर्टेक्स से, तो नाम लिख दिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो आपने नाम सुना होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्या वो यही होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब इसके तीन अलग अलग लेयर है, तो अलग अलग तीन हार्मोन है, बस इतना समझ आ गया। मेडुला से निकलता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जिसको हम कैटेकोलामाइन बोलेंगे, जिसको हम लोग पीओ कैटेकोलामाइन, जो पियोक्रोमोसाइट सेल से निकलता है। इससे डिसऑर्डर पढ़ेंगे, इसके भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे बाद में। अब बढ़े आगे। अभी तक सब समझ में आ गया? अभी कोई चित्र मत बनाना, अभी समझना। ये ग्लैंड है ट्रायंगुलर, इस ग्लैंड के ये अंदर वाला पार्ट है मेडुला, ये देखो, ये कौन सा पार्ट है, और ये बाहर वाला कौन सा पार्ट है? ये पूरा। अब इन्होंने क्या किया, इनमें से इतना सा ग्लैंड को काट दिया चाकू से, तो ये लो, मैं भी काट देता हूँ, ये लो, तो ऐसे काट दिया ऐसे। ये ग्लैंड है पूरी, तो अंदर वाला पार्ट क्या रह गया? मेडुला। ये बाहर वाली कौन सी? आउटर लेयर। ये कौन सी? मिडिल लेयर। ये कौन सी? इनर लेयर। तो ये तीनों कौन सी हो गई? एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर। और ये अंदर वाला पार्ट कौन सा हो गया? समझ में आ रहा है? ये यहाँ से लिया मैंने। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, मैं बोलूँ तब आएगा। कैसे आएगा? ऐसे। अब देखना, अब आएगा। ये ग्लैंड कैसी? ट्रायंगुलर। ये छोटा सा अंदर वाला पार्ट कौन सा? मेडुला। अब समझ में आया? तो ये लेयर कौन सी? आउटर। ये कौन सी? ये कौन सी? तो ये तीनों लेयर, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, यहाँ से ऐसे कट, ग्लैंड काटी, यहाँ रख दी और जूम कर दिया। अब समझ में आया? यहाँ से ग्लैंड उठाई, यहाँ रखी, और उसको क्या कर दिया? जूम इन। अब समझ में आया? तो अब ये बाहर वाली लेयर कौन सी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की मिडिल लेयर, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की इनर लेयर, और ये है एड्रिनल मेडुला की वो मेडुला, बस। इतना समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है, जैसे हम बताए वैसे वैसे करना है। तो अपन बनाएंगे पहले चित्र। चित्र समझते हो? साथ साथ में बनाते रहना, टाइम नहीं है हमारे पास, हम बहुत बिजी पर्सन है, बहुत ज्यादा बिजी का मतलब समझते हो? सर बार बार क्या चित्र बना रहे हो? हम क्या पहली क्लास का है क्या? तो क्या तुम 8वीं के हो? साथ साथ में बनाते रहो रे। सर साथ साथ में बनाए, तुमने काट दिया तो हमारा कट जाएगा, है ना? है ना? क्या तो काट के सही कर लोगे, हम कैसे करेंगे?
ऐसे मन में ख्याल आ रहा है ना, तुम बेवकूफ हो। अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो तुम क्या हो? बेवकूफ। तुम क्या हो? कौन हो? कौन हो बेवकूफ, आप या मैं? वेरी गुड। आप मेरे को बेवकूफ बोल रहे हो ना, इसका एक मतलब है यार, कम बुद्धि वाला व्यक्ति अपने को ज्यादा बुद्धि वाला बोलता है यार। जो पागल होता है वो अपने आप को पागल नहीं मानता, पता है आपको? तो आप भी वही कर रहे हो। दूसरे को पागल कहने वाला खुद पागल होता है, दूसरे को बेवकूफ कहने वाला खुद बेवकूफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पागल हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये प्रूफ हो चुका आज। आज ये प्रूफ हो चुका है कि तुम पागल हो। सही है? अब सही है? क्या बना दिया सर, ये तो ट्रैफिक सिग्नल वाला बना दिया आपको। सर क्या है, देखो अब सुनो प्लीज। दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, जस्ट फील इट। पहले हेडिंग लगा दो, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड, क्या समझ में आया? अब एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट? दो। कौन बोला तीन? है? ऐसे कैसे निकल गया? पहला पार्ट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कितनी लेयर होती है? तीन लेयर। पहली LAYER, स्पेलिंग पे मत जाना, फीलिंग पे। नंबर वन ये जोना, जोना याद नहीं रखना है। जोना सबके आगे लगेगा तो याद नहीं रखना। पहली लेयर का नाम है ग्लो मेरू चाय, मतलब लोसा। ग्लो मेरू चाय लोसा, और लड़कोसा। चाय मतलब जोना ग्लो मेरू लोसा। देखो याद करो, किडनी में क्या चेक करते हैं अपन? GFR। क्या चेक करते हैं? तो पहला हो गया जी, अब दूसरा क्या आएगा? जगह छोड़ो। अरे कौन सा कलर हो रहे? अरे बेवकूफ इसी का ही लूंगा सेम। ये जोना, कौन सा जोना? पेसिकुलेटा। ये लेयर का नाम है, हार्मोन का नहीं। लेयर का नाम है। अब एडिनल कॉर्टेक्स की तीसरी लेयर कौन सी? कलर कौन सा था वो? ये था ना, जोना रेटिकुलेरिस। रेटिकुलेरिस। एडिनल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर होती है? तीन होती है। पहली जी, दूसरी एफ, तीसरी आर। यस, इतना लिख लिया। जगह छोड़ी कि नहीं छोड़ी बीच में? अगर नहीं छोड़ी फिर बैंड बजेगी। एड्रिनल ग्लैंड के इस तीनों लेयर से जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? अब अलग अलग कॉर्टिकोस्टेरॉइड तीन टाइप के हो गए भाई। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है, कॉर्टेक्स तीन पार्ट। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर का नाम है, इससे जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन का नाम होगा, उस हार्मोन का नाम होगा, क्या नाम होगा भाई? हार्मोन का नाम होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हार्मोन नहीं है, ग्रुप एक नाम है, हेडिंग का नाम है हार्मोन की, मिनरलो। देखो याद मत करना कभी प्लीज। नाम क्या है? मिनरल का मतलब क्या होता है? पानी। कॉर्टिकोइड का मतलब क्या होता है? स्टेरॉइड। ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में पानी के लेवल को बढ़ाए, ऐसा हार्मोन जो हमें जिंदगी में पानी की कमी हो जाए तो तुरंत पूर्ति कर देवे। लाइफ सेविंग हार्मोन है ये। मिनरल कॉर्टिकोइड कोई हार्मोन नहीं है, हार्मोन की हेडिंग का नाम है। मोस्ट कॉमन मिनरल कॉर्टिकोइड कौन सा होता है? एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन क्या आएगा? एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन कहां से होता है? आप बोलोगे एड्रिनल ग्लैंड। ये हो गया 10वीं क्लास का सवाल। फिर आएगा एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन कहां से होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये हो गया नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सवाल। दूसरा, इसको क्वेश्चन और एडवांस करो। एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन कहां से होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर जिसका नाम है ग्लोमेरुलोसा लेयर से। ये हो गया नर्सिंग कंप्लीट हो गई उसका सवाल। इससे भी एडवांस, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन होगा तो अपने आप वाटर रिटेंशन होगा, और पोटेशियम एक्सक्रीशन। सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, याद रखना। तो एक बात बताऊं, जब जब हमारी बॉडी में स्टेरॉइड ज्यादा होता है तब तब हमारी बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया होता है। ये कान खोल के सुन लेना मेरी बात। जब जब हमारी बॉडी में स्टेरॉइड ज्यादा होते हैं, हाइपरनेट्रीमिया प्लस हाइपोकैलेमिया। क्या बोल रहा हूं? हाइपरनेट्रीमिया हाइपोकैलेमिया। तो स्टेरॉइड का फंक्शन क्या हुआ? पोटेशियम को एक्सक्रीट करना। तो ऐसी कौन सी डिजीज जिसमें स्टेरॉइड ज्यादा होता है? कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम के दो साइन सिम्टम आपको ऑटोमेटिकली याद हो गए, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया। और हाइपरनेट्रीमिया होता तो बीपी कम या ज्यादा? और बीपी ज्यादा। हाइपरनेट्रीमिया मतलब फ्लूइड भी ज्यादा, वेट गेन या वेट लॉस। ये अपने आप याद हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मस्त है। अब दूसरी, जोना फेसिकुलेटा। कौन सी लेयर? जोना फेसिकुलेटा किसकी लेयर है? एड्रिनल कॉर्टेक्स की मिडल लेयर है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की, इससे हार्मोन निकलता है उसको बोल, देखो इसका नाम क्या था? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कोई हार्मोन नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन का नाम है। इसमें एक हार्मोन का नाम है हेडिंग का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या नाम है? ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा हार्मोन, ऐसा हार्मोन, ऐसा हार्मोन, कैसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अच्छे से करे। इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने वाला। जब भी हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्या होता है? तो ये आता हुआ दौड़ता हुआ आता है हमारी बॉडी में, स्टोर ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदल देता है और हमें मरने से बचा लेता है।
इसका मतलब जब भी किसी पर्सन की बॉडी में स्टेरॉइड ज्यादा होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। स्टेरॉइड का फंक्शन क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है? ब्लड शुगर बढ़ाता है। इसका मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। क्या करता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन फंक्शन क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस? नया ग्लूकोज बनाता है। तो जब भी आप एक नोटिस, आपने वार्ड में कभी काम किया होगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर लिखता है इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम आईवी ओवर 1 आवर्स, और फिर लिखता है प्लीज डू बिफोर एंड आफ्टर ब्लड शुगर। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? स्टेरॉइड के बाद में शुगर कितनी है, पहले कितनी है? डायबिटीज वालों को स्टेरॉइड देते टाइम डोज बढ़ानी पड़ती है इंसुलिन की, क्योंकि साइड इफेक्ट क्या है स्टेरॉइड का? हाइपरग्लाइसीमिया। समझ में आया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खूब सारे होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी खूब सारे होते हैं। मोस्ट कॉमन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। तो मोस्ट कॉमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। कौन सा होता है? कॉर्टी, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। किसको? स्ट्रेस। ये आपको बहुत बहुत लेट समझ में आएगा कि स्ट्रेस को रेगुलेट कैसे करता है, एकदम नहीं आएगा। तीसरा, जोना रेटिकुलरिस। हमारी बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं। सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं, चाहे एस्ट्रोजन मान लो, चाहे एंड्रोजन मान लो, चाहे टेस्टोस्टेरोन मान लो, चाहे प्रोजेस्टेरोन मान लो, चाहे डीएचईए मान लो, कोई भी सेक्स हार्मोन नॉन स्टेरॉइड नहीं होता। तो जिस किसी पर्सन में स्टेरॉइड का डिसऑर्डर होता है उसमें एब्नॉर्मलिटी रहती है, चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रहो, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की रहो, चाहे इंपोर्टेंस की रहो, चाहे लिबिडो, कुछ न कुछ रहता है दिक्कत। तो ये हो गया आपका जोना रेटिकुलरिस। इससे जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं डीएचईए। शॉर्ट फॉर्म लिख दो, फुल फॉर्म बाद में लिखना ताकि तुम्हें याद हो जाए। डीएचईए। ये कौन सी लेयर थी? इनर लेयर। ये किसकी पढ़ रहे हैं हम सारी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तुम सोच रहे होंगे मेडुला पढ़ रहे हैं, हमने हाथ भी नहीं लगाया मेडुला के, हमने मेडुला को छोड़ दिया, जाओ गेट आउट। पहले पढ़ रहे हैं क्या? क्या पढ़ रहे रे? तो बोलो ना, बोल जाओ। समझ आ गया? आगे समझ में ना? अब बोलो, ये लिखवा देता हूँ चलो। ये है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में एक सेल होती है, उस सेल को बोलते हैं पियो क्रोमोसाइट सेल। कौन सी सेल? पियो क्रोमोसाइट सेल दो हार्मोन सीक्रेट करती है। कितने? एक एडीआर, सॉरी पहले नाम लिखो पूरा। पियो क्रोमोसाइट हार्मोन सीक्रेट करती है, उसको बोलते हैं कैटाकोलामाइन। क्या बोलते हैं? कैटाकोला, कोका कोला माइन। ये हो गया कोका। देखो कैटाकोलामाइन कोई हार्मोन नहीं है, हार्मोन की हेडिंग का नाम है। जैसे ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसकी हेडिंग का नाम है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हेडिंग का नाम है। तो कैटाकोलामाइन किसको बोलते हैं? पियो क्रोमोसाइट सेल से होने वाले ग्रुप ऑफ हार्मोन, दो हार्मोन होते हैं। कैटाकोलामाइन में कितने हार्मोन आते हैं? एक आता है एडीआर, एक आता है नॉर एडीआर। कौन कौन? एडीआर का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। क्या होता है? ठरना मत, ठंडी हो गई। रुको सर, एडीआर का मतलब होता है एपिनेफ्रिन। क्या होता है? एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनालिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। भाई एड्रेनालिन मतलब एपिनेफ्रिन, सिंपल। नॉर एड्रेनालिन मतलब नॉर एपिनेफ्रिन, बस ओके। नॉर एपिनेफ्रिन। अच्छा एक बात बोलूंगा मैं थोड़ी देर बाद, जब तक तुम ये लिख लो। अभी किसी को समझ में नहीं आया ना, मैं इतने मुक्के मारूंगा। याद हुआ? जब T3 T4 कम हो जाता था उसको क्या बोलते थे? हाइपोथायराइडिज्म। T3 T4 ज्यादा हो जाए उसको क्या बोलते थे? सेम ऐसा ही कुछ होगा यहाँ, सेम ऐसा ही कुछ होगा, देखना। अब जो मैं बात बताऊं ना वो लिखनी नहीं है, यहाँ लिखनी है, बुक में नहीं लिखनी है, वो बाद में लिखेंगे। ये कौन सी लेयर है? कॉर्टेक्स से निकलने वाले सीक्रेशन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कॉर्टेक्स से हार्मोन ज्यादा निकलने लग जाए उसको कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर आपके एग्जामिनर कभी पूछ ले व्हाट द मीनिंग ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ ये इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मे बी सेक्स हार्मोन। जरूरी नहीं बट मे बी, एब्नॉर्मलिटी तो होगा श्योर। तो कुशिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या हुई? कि इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। इसका जस्ट उल्टा, एडिशन डिजीज। एडिशन में ऐड करना, कुशिंग में कट करना। कुशिंग में ज्यादा है तो क्या करेंगे? कट। एडिशन में कम है तो क्या कर देंगे? ऐड। कभी बोलोगे क्या? इजी हो गया। तो एडिशन डिजीज की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसी कंडीशन जिसमें किसी पेशेंट की एड्रिनल कॉर्टेक्स हाइपोएक्टिव है, मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है, तो बीपी कम होगी ज्यादा, कम। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, क्योंकि स्टेरॉइड नहीं है। शुगर कम या ज्यादा, शुगर कम। साल्ट कम या ज्यादा, साल्ट कम। सिंपल है एकदम, आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी, मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट नहीं है? तो कुशिंग और एडिशन तो पढ़ेंगे हम यहाँ। एक डिसऑर्डर और होता है जिसको बोलते हैं कॉन सिंड्रोम, CONN, कॉन सिंड्रोम। अब कॉन सिंड्रोम थोड़ा सा कुशिंग से अलग है, हल्का सा, स्लाइटली, आधा सेम है आधा अलग है। ये कौन सा हार्मोन है? कुशिंग में सब ज्यादा होते हैं, कॉन में सिर्फ एक ही ज्यादा होता है। कॉन सिंड्रोम का मतलब होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। सिर्फ एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन ज्यादा हो जाए उसको हम कॉन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कॉन में बीपी सब बढ़ेगी, शुगर नहीं बढ़ेगा, बस वेट गेन होगा, सब कुछ होगा, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा। बाकी सारे फीचर सेम है। कॉन सिंड्रोम एंड कुशिंग सिंड्रोम इज सेम, बट उसमें क्या होता है? कॉन सिंड्रोम में शुगर नहीं बढ़ता, बाकी सेम होता है सब। क्या समझ में आ गया आपको? लिखना नहीं है, सिर्फ समझना, बाकी मैं बाद में सब लिखूंगा। आपको माइंड में रह जाएगा, मैं दो डिसऑर्डर याद हो गया आपको, एडिशन और कुशिंग।
याद हो गया? अब एक होता है एडिशन डिजीज और एक होता है एडिशन क्राइसिस। सुनना, एक होता है एडिशन डिजीज और एक होता है एडिशन क्राइसिस। अच्छा मेरे को ये बताना, हाइपरथायराइडिज्म में और थायराइड सिंड्रोम में क्या डिफरेंस था? समझ आ गया? अच्छा ये बता, मिक्सिडिमा में और मिक्सिडिमा कोमा में क्या डिफरेंस था? सेम कॉपी करना है यहाँ। हाइपोसिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड इज कॉल्ड एडिशन डिजीज। हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्रोनिक डेफिशिएंसी, हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। अगर मैं बोल दूं अचानक से एक्यूट सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ स्टेरॉइड इज कॉल्ड एडिशन क्राइसिस। तो एडिशन डिजीज और क्राइसिस में क्या डिफरेंस हुआ? एडिशन डिजीज है chronic deficiency of steroid, एडिशन क्राइसिस इज a severe acute deficiency of the steroid। फिनिश। तो एडिशन डिजीज समझ में आ गई, एडिंग बता रहा हूं, एडिशन क्राइसिस समझ में आ गया, कोचिंग सिंड्रोम समझ में आ गया, कौन सिंड्रोम समझ में आ गया। तो चार डिसऑर्डर तो पढ़ेंगे इसमें। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितने हो गए? चार। अब एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे इसमें, ये क्या नाम है पढ़ना? पियोक्रोमोसाइट। ट्यूमर हो जाए तो पीछे क्या लगता है? ओमा। तो पियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? पियोक्रोमोसाइट सेल का ट्यूमर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? पियोक्रोमोसाइटोमा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पियोक्रोमोसाइटोमा किसका ट्यूमर है? एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला? एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। एड्रिनलिन का फंक्शन क्या है? बीपी बढ़ना। तो जब इसका ट्यूमर होगा तो भयंकर एड्रिनलिन का सीक्रेशन होगा, तो बीपी बढ़ेगी कम होगी। तो पियोक्रोमोसाइटोमा का पहला साइन क्या है? हाइपरटेंशन। आपके पांच डिसऑर्डर समझ में आ गए, यही पढ़ेंगे और एड्रिनल पूरा हो जाएगा। उसके बाद आएगी डायबिटीज, इसमें लगेंगे 2 क्लास। कितना पढ़ने में कितनी क्लास लगेगी? 2। अब समझ में आ गया ना कैसे पढ़ेंगे? ओके, ये लिख लिया सब, कोई डाउट नहीं है? बस मेरे को थोड़ा आउटलाइन बना दिया। अब देखो पीछे जाओ, अब देखो यहाँ तक तो आपने लिख लिया था ना। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ क्या लिखा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड के होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी खुद स्टेरॉइड है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि स्टेरॉइड के बने होते हैं या कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, ठीक है। इनको सबको हम मिला के क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, एक ही बात है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब होता है कॉर्टेक्स से निकलने वाला स्टेरॉइड या एड्रिनल से निकलने वाला स्टेरॉइड, एक ही बात है, कुछ भी नाम बोलूं फर्क नहीं पड़ता। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एड्रिनोकॉर्टिकॉइड या सीधा ही बोल दो एड्रिनल नाम हटा दो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कुल मिला के कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एड्रिनोकॉर्टिकॉइड। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ये लिख लो, लिखना चाहो तो, हालांकि सब हो गया आपका, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया। और ये इमेज बनाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि इमेज में सब मैंने समझा दिया, बार बार अलग अलग इमेज नहीं बनानी, कंफ्यूजन होगा आपको। आपको आधा परसेंट नहीं रखना पड़ेगा स्टेरॉइड क्वेश्चन, कुछ भी मैं 25 सिम्टम्स पढ़ूंगा क्वेश्चन के और एक भी नहीं रखना पड़ेगा आपको, याद होंगे ऑटोमेटिकली। हो गया तीनों लाइनें? मतलब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलो या एड्रिनोकॉर्टिकॉइड बोलो, एक ही बात है, इसको माइंड नहीं करना। डन। इसकी 3 लेयर होती है, ऊपर आपने हेडिंग लगा दी होगी 3 लेयर होती है, हमने पढ़ लिया होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है ना? ये भी हो गया सारा। डीएचए की फुल फॉर्म लिखनी चाहो तो लिख लो, डी हाइड्रो एपिंडोस्टेरॉन। कोई डीएचए की फुल फॉर्म रेटिकुलर लेयर का मैंने डीएचए लगाया था ना, एंड्रोजन भी लिख सकते हो और डीएचए कोई भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगे, सेक्स हार्मोन होता है कुल मिला के। और ये आपको पता है एपिनेफ्रिन का मतलब होता है एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन का मतलब होता है नॉर एड्रेनालिन, वो मैंने लिखवा दिया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मोस्ट कॉमन कॉर्टिसोल होता है, मोस्ट कॉमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसलिए मैंने एक ही नाम लिखवाया। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मैंने एल्डोस्टेरोन लिखवा दिया आपको। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसमें टाइम लगेगा। डन। ये तो नहीं बनाया, वापस मत बनाना, ये बनवा दिया, इससे इससे अच्छा बनाया हमने। इनमें तो बेवकूफी किया, जूम इन किया, वो किया, हमने अपनी मर्जी से किया जो भी किया। आगे बढ़े। अब नंबर 1 पे लिखोगे मिनरलोकॉर्टिक। अब देखो ये 3 ले रहे हैं, अब आप लोग एक एक का फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो पहले किसका पढ़ेंगे? इसका हेडिंग लगा दो मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में 4 लेयर से 4 लाइन सेम है। क्या है सेम? वही जो आपने पढ़ा, वापस लिखो। सीक्रेट ग्राम जोना ग्लोमेरुलोसा। एल्डोस्टेरोन इज मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग क्यों करता है? क्योंकि जब भी हमें फ्लूइड लॉस होता है तो ये रास को एक्टिवेट करके सोडियम का रिटेंशन करके हमारी जान बचा लेता है, हमें शॉक में जाने से बचा लेता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने से। किसी भी मरीज की ब्लीडिंग हो जाए, डायरिया, वोमिटिंग, तो सीधा ही मरीज शॉक में नहीं जाता, पहले बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। जब बॉडी के सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तब डिकम्पनसेट होता है, तब मरीज शॉक में जाता है। ऐसा नहीं है बॉडी में 3 लीटर ब्लड है, 1 लीटर गिर गया मरीज मर गया, नहीं। पहले बॉडी कोशिश करती है अपने लेवल पे, एडीएच से, एल्डोस्टेरोन से, यहाँ हार्मोन आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट वाले को, एएनपी, बीएनपी, टीएनपी, सीएनपी, पता नहीं कौन कौन से पी आते हैं, वो सारे तुम पढ़ोगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में ये सोडियम का रिटेंशन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है, और जिससे हमारी बॉडी में सब कुछ सेट हो जाता है। अच्छा एक बात बताना, एक बंदा जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है ना, उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो उसको हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा? उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसकी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे ग्लैंड में कोई दिक्कत नहीं, वो एनवायरनमेंट की वजह से बहुत स्ट्रेस लेता है, अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा है, उसको हर चीज में एंजाइटी एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो उसको उस पर्सन को हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस है हाइपर हाइपोकैलेमिया, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा लेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए बॉडी कॉर्टिसोल सीक्रेट करेगी और कॉर्टिसोल का फंक्शन होता है पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो जो भी बंदा स्ट्रेस लेता है वो 8 साल डालू की तरह सूजा हुआ सा, बिना नींद लिया हुआ लगता है, ऊपर के चौड़े हुए, ग्लो स्किन का गायब, क्यों? बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम ही है ये स्ट्रेस हार्मोन, फ्लूइड रिटेंशन करवाना, सोडियम रिटेंशन, आंखों के नीचे पानी भरा हुआ,
ऐसे स्ट्रेस आया हुआ है, ऐसे लग रहा है मैं मर रहा हूँ अभी जस्ट, इस टाइप से होता है कि नहीं होता? होता है ऐसे। जो रास पढ़ते हो ना वो मिनरल कॉर्टिकॉइड का फंक्शन है। जो आप रास पढ़ते हो ना वही है मिनरल कॉर्टिकॉइड का फंक्शन। एक्चुअली रास को ही बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड का फंक्शन। आगे बढ़ेंगे? नहीं सर। हाँ सर। बोलो। क्या हुआ? कुछ कह रहे हो? पढ़ लो इसमें फायदा है, बाकी सारी चीजें यहीं रह जाएगी। जॉब नहीं लगी ना फिर कोई नमस्कार नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। जरूरी है जॉब। लिख लिया? फैट सोल्यूबल नॉट वाटर सोल्यूबल। स्टेरॉइड कभी भी वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ओनली फैट एंड अल्कोहल सोल्यूबल। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एकम्पनीड बाय, देखो उस दिन बता दिया मैंने ये लाइन कि एडीएच ओनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, बट एल्डोस्टेरॉन सोडियम का, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो वाटर अपने आप पीछे पीछे आएगा। तो क्या लिखा है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एकम्पनीड बाय रिटेंशन ऑफ वाटर। जब भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा उसके साथ साथ में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। सो एल्डोस्टेरॉन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर। सो एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रिटेंशन करता है लेकिन बीपी बढ़ाता है, और सोडियम भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन, दैट्स कीवर्ड। ये लास्ट वर्ड है ना, ये इसी से रास बनेगा। सीधा ऐसा नहीं होता कभी भी हमें भयंकर चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, एल्डोस्टेरॉन आ गया, नहीं। एल्डोस्टेरॉन इस पूरी चेन की, इस पूरी सीक्वेंस की सबसे लास्ट यूनिट है। पहले कोई और आता है, फिर 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 एल्डोस्टेरॉन आता है और हमें बचाता है। सीधा ही नहीं आता। मूवी में जो हीरो होता है वो सबसे लास्ट आता है। पहले हीरो के लंगोटिया यार आते हैं सबको, फिर वो विलेन मार देता है इधर से डिशम घुसा करके, फिर लास्ट में उड़ता हुआ आता है दिन दिन। फिर वो एक दो चार एक मुक्का मारता है, वो दीवार टकराता है, दीवार टूट जाती है, विलेन गिर जाता है, और विलेन 50 गोलियां चलाता है, हीरो को नहीं लगती है, हीरो एक चलाता है तो भी लग जाती है, और वो भी उसके यहाँ लगती है, बंदूक छूट जाती है। दैट इज एल्डोस्टेरॉन। मतलब देखा आपने मूवी में सीन, इस टाइप का ही होता है एल्डोस्टेरॉन। ऐसा क्यों होता है बताओ? है? जब तक मूवी आती नहीं होती तब तक विलेन राजा होता है। हर कोई बात उसी की चलती है पूरी की पूरी, वो चाहे तो हीरो को मार दे, कुछ किसी को करते, एक्टर बेचारा कुछ भी करे, मुक्का खाए, शाहरुख खान को एक मुक्का मारे वो घूमता रहे चक्री चक्रिया से, बाजीगर में घूमता जैसे, फिर लास्ट में ऐसा ऐसा करता भाई जैसे लगता है वही है। तो चलो जो भी है, अब लिखोगे रास। देखो ये क्या लिखा है लाइन, क्या लिखा है? इसका एक्चुअल मतलब ये है, जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है तो सीधा एल्डोस्टेरॉन नहीं आता, रास आता है। रास का मतलब पसंद। जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है पहले आता है आर, फिर आता है ए, फिर आता है ए, एस से हमारा मामला सेट हो जाता है। एस मतलब सेट, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सबसे पहले कौन आता है? रेनिन। फिर कौन आता है? एंजियोटेंसिन। फिर एंजियोटेंसिन किसको स्टिमुलेट करता है? एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन किसको स्टिमुलेट करता है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहां जाता है? किडनी पे, और क्या करता है? सोडियम का रिटेंशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन। सोडियम का रिटेंशन करेगा तो बीपी बढ़ जाता है। ये एकदम रास की सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे छोटा रास है। अब हम पढ़ेंगे बहुत बड़ा रास, 40 मिनट वाला। हेडिंग लगाओ रास, आर ए ए एस। एक होता है रेनिन, एक होता है रेनिन। रेनिन कहां होता है? रेनिन। एक होता है रेनिन, एक होता है रेनिन, आर ई डबल एन आई एन। क्या होता है? डाइजेस्टिव में कहां पर? किस में? कहां पर? स्टोमक में। किस में? एज अडल्ट में, छोटे बच्चों में? छोटे बच्चों में। न्यूबॉर्न में, इन्फेंट में, स्टोमक में एक हार्मोन होता है, उसको मिल्क कर्डलिंग हार्मोन बोलते हैं। मिल्क कर्डलिंग हार्मोन, उसका नाम है रेनिन। और ये रेनिन दूसरा है, वो रेनिन दूसरा है ना? ठीक है। दूध को दही बनाने वाला हार्मोन। रास। अब देखो एक बात इसमें समझनी पड़ेगी, रास का मतलब बेसिकली क्या है, आपको इसको पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते कभी। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कभी नहीं आते। क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन क्या आएगा? एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना, सोडियम का रिटेंशन करना। ये रास का रिजल्ट है। क्या तुम पेपर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। लेकिन तुमने कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, स्ट्रगल में कैसे पढ़ाई की, पेपर में नंबर कम आ रहे थे फिर भी मोटिवेट कैसे रखा, बीच बीच में डिमोटिव, उसको बोलते हैं ये बीच वाला रास। भाई अल्टीमेट पर्पस तुम्हारा क्या? सिलेक्शन होना। हो गया, सीधी बात ये है। जब बंदे यहाँ सेलेक्ट होके आते हैं तो तुम क्या सुनना चाहते हो? सिलेक्ट हो गए बस। अब बीच कहानी कौन ध्यान देता है, क्या करना? तो बीच वाली कहानी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन वो नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सिलेक्शन हुआ कैसे। ये तो पता चल गया कि सोडियम का रिटेंशन हुआ, पोटेशियम का एक्सक्रीशन हुआ, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई, सैलरी आ रही है। लेकिन ये आई कैसे? बीच में से एक भी क्वेश्चन कहीं पेपर में नहीं आने वाला, और आएगा तो भी सबको पता है कि रेनिन कहां से सीक्रेट होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां से होता है? किडनी से। मैं 12वीं क्लास में पढ़ा हूं मैं, सबको ही पता है किडनी से।
रेनिन कहां से सीक्रेट होता है? स्मूथ मसल्स का दो चैनल होते हैं, उसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपार्टस, जेजीए नाम का एक स्मूथ मसल्स का चैनल होता है। पॉल्किसन प्लस मैकुला डेंसा दोनों को मिला के एक चैनल बनेगा, हम बताएंगे, उससे सीक्रेट होता है रेनिन। ठीक है, तो एक वही सवाल इंपॉर्टेंट है, रेनिन का सीक्रेशन किडनी के कौन से पार्ट से होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपार्टस से होता है। बस रेनिन क्या कब सीक्रेट होता है? जब हमारी बॉडी में हाइपोवोलेमिया होता है। जब हमारी बॉडी में हाइपोवोलेमिया होता है तो रेनिन सीक्रेट होता है। अब कैसे क्या होता है? देखो ये पूरा का पूरा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है वो है रास, एब्नॉर्मल नहीं है। कि नॉर्मली जब हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है, हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होने के तीन चार तरीके हैं, या ब्लीडिंग हो जाए, या डायरिया हो जाए, या वोमिटिंग हो जाए, या कुछ ऐसा रीजन हो जाए जिससे बॉडी से फ्लूइड लॉस कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, किडनी को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा। कहने का मतलब क्या है? किडनी को आउटपुट नहीं जा रहा है तो ही रेनिन सीक्रेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। किडनी को बराबर फ्लो जाएगा तो कभी भी रेनिन सीक्रेट नहीं होगा। रेनिन तभी सीक्रेट होगा जब किडनी को हाइपोवोलेमिया और हाइपोक्सिया होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि रेनिन अपना काम मस्त करेगा। आपने नाम सुना होगा एसीई इनहिबिटर ड्रग, उसका फंक्शन आपको यहाँ पर समझ में आएगा, वो बीपी कम कैसे करती है। और आपको ये समझ में आएगा एसी का साइड इफेक्ट क्या है, एक ड्राई कप है, क्यों है समझ में आएगा रास में, क्योंकि रास सिर्फ एक समझने की चीज है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाती है। दूसरी, एसी इनहिबिटर का साइड इफेक्ट कब क्यों है, और दूसरा एसी का साइड इफेक्ट क्या है, और अरे इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट डालती है, एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, और पोटेशियम एक्सक्रीशन। एल्डोस्टेरोन बीपी बढ़ाता है कम करता है? तो ये जो ड्रग है ना एसी इनहिबिटर, ये एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट होने से बचाती है। इसका मतलब क्या हुआ? बीपी कम, पोटेशियम ज्यादा, तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया? हाइपरकैलेमिया। क्या हो गया? तो जब कभी भी हमें बीपी ज्यादा होती है ना तो हमें एसी इनहिबिटर देते हैं, और एसी इनहिबिटर क्या कर देती है? हाइपरकैलेमिया करती है और ड्राई कप करती है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसके क्यों करती है? ये एल्डोस्टेरोन बनने ही नहीं देती, और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, सोडियम रिटेंशन नहीं होगा, तो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, तो बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाएगा, बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाना हाइपरकैलेमिया कहलाता है। ये कैसे होगा मैं यहाँ बताऊंगा। तो बहुत सारी दूसरी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी आपके बहुत, इसलिए रास इंपॉर्टेंट। देखो रास के लिए कौन कौन सी चीजें होनी जरूरी है? पहला, रास के लिए सीधी सी बात यह है कि हार्ट होना जरूरी है। हार्ट नहीं होगा तो आप रास कैसे बनाओगे? दूसरा, रास के लिए किडनी होना जरूरी है। किडनी का सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या होता है? तो सीधा नेफ्रॉन ही बना लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीवर के बिना तो क्या रास, आर का स्टार्ट ही वहीं से हुआ थोड़ा बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बचा और गया, फेफड़ा। कौन बच गया? ठीक है, बहुत सारी चीजें रास के लिए जरूरी है, लेकिन प्राइमरी ये चीजें जरूरी है। अगर ये है तो रास सेट हो जाएगा आपका। अभी तरफ देखो समझना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो सबसे पहले कौन है? रेनिन। रेनिन का सीक्रेशन तभी होगा जब हमारी बॉडी में हाइपोवोलेमिया होगा, हमारी बॉडी में बीपी कम होगी, ब्लड सोडियम कम होगा, मतलब हमारी बॉडी में बीपी कम होगी, हाइपोवोलेमिया होगा तो रेनिन स्टिमुलेट। अब हाइपोवोलेमिया करो, ये हार्ट है, कार्डियक आउटपुट कहां से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन है? एरोटा। कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा कहां जाता है? किडनी में। कहां जाता है? माना कि ये लो, ये किडनी में हेमरेज कर दिया, ब्लड गिर गया, कुल मिला के चाहे डायरिया हुआ, चाहे वोमिटिंग हुआ, चाहे आता हुआ ब्लड गिर गया, चाहे मरीज में वापस गया नहीं, डायरिया वोमिटिंग हो गया, डायरिया वोमिटिंग हो गया, इधर कम जाएगा, तो सीधी बात है इधर से कम निकलेगा। और अगर किसी के हेमरेज हो गया, कटपट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सीधा ब्लड गिर गया, तो किडनी का आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। तो डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो होता है। अब सुनना, क्या हुआ? डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इसका मतलब किडनी को हाइपोवोलेमिया या हाइपरवोलेमिया। जब हाइपोवोलेमिया होता है तो यहाँ पर एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं पॉल-किसन डिवाइस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पॉल पॉल किसन डिवाइस नाम का एक ग्लोमेरुलस के ऊपर एक डिवाइस होता है। वो डिवाइस क्या करता है? वो जो ही पता चलता है कि मेरी किडनी को फ्लूइड नहीं आ रहा है, अगर किसी का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है तो उसका 22% मतलब 1100 ml पर मिनट किडनी को जाना चाहिए। 5000 है तो कितना जाना चाहिए? 1100 ml। अगर नहीं जा रहा है तो पॉल किसन डिवाइस रेनिन को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट कर देता है? अभी सोचोगे पॉल किसन से रेनिन एक्टिवेट हो रहा है, नहीं, लेकिन अभी सोचना 1 मिनट के लिए। रेनिन आ गया, किसमें आ गया? सर्कुलेशन में रेनिन आ गया। अब ये आर्टेरियल ब्लड जा रहा है, ये रेनिन का सीक्रेशन हो गया। चलो अब देखना, अब मैं बेसिक बातें बताता हूँ। ये रेनिन का सीक्रेशन हो गया क्योंकि किडनी को क्या हो रहा था? हाइपोवोलेमिया। अब मैं नॉर्मल चीजें बताऊंगा, और ये है पीसीटी। ये कौन है? पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, टीसीटी, और फिर ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। किडनी की वो ट्यूब, नेफ्रॉन की वो ट्यूब जो सबसे पास में होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? सबसे पास, तो सब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के सबसे पास होगी वो पीसीटी। फिर ये यू शेप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, आड़ा आड़ा जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ऊपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग, ये हो गया ट्रांसवर्स, ये हो गया असेंडिंग, और ये किडनी का दूर वाला उसको बोलते हैं डीसीटी, और ये सबसे लास्ट कलेक्टिंग ट्यूबल्स। ठीक है इतना? अब क्या होगा नॉर्मली देखना, यहाँ पर पीसीटी से हमारी बॉडी में दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो डाइट के पार्टिकल ऐसे हैं जिसका 100% रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए। कौन कौन से दो? ग्लूकोज एंड प्रोटीन। अगर किसी की नेफ्रॉन में से ग्लूकोज और प्रोटीन का 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको किडनी का डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा कोई भी पर्सन जिसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, इसका मतलब उसकी किडनी काम सही तरीके से, उसका ग्लोमेरुलर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो पीसीटी से क्वेश्चन आ रखा है कई बार, पीसीटी से कौन से दो पार्टिकल का 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज एंड प्रोटीन। ये मैं बता नहीं रहा हूं, एक्स्ट्रा है, याद हो गया? अब सुनो, नॉर्मली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है 65 से 70%। कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 70%, 65 टू 7 नॉर्मली। जितना सोडियम हमारे ब्लड में होता है उसका 65 से 70% पीसीटी वापस लेती है नॉर्मली, हम सब में ले रही है नॉर्मली, समझना अभी। नॉर्मली 70% वापस ले लेती है, पीछे कितना बच गया? 30। कितना बच गया? 30। अब ये 30% जा रहा है डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग। अब डीसीटी क्या करती है? लगभग लगभग 20% रीअब्जॉर्ब करती है, 20 से 25। कितना करती है? 20% रीअब्जॉर्ब कौन करती है? डीसीटी। फिर भी पीछे कितना बच गया? 10।
यहाँ पर यूरिन के साथ में कितना जाता है, थोड़ा बहुत 5-10%, वो कंडीशन चेंज होती रहती है, कैसे हो गया हम आगे बात करेंगे। तो नॉर्मली कितना हुआ 65 से 70, यहाँ पे कितना हुआ 20, यहाँ पे कितना हो गया 10, ये नॉर्मल फिनोमिना। अगर हमारी बॉडी में कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहता है तो अब देखना अब क्या होगा, अब समझना, फ्लूइड लॉस हुआ, फ्लूइड कम आएगा, ज्यादा फ्लूइड कम आएगा, फ्लूइड कम आया तो रेनिन सीक्रेट हो गया, चलो रेनिन तो सीक्रेट हो गया, चलो जा रहा है, ये रीनल आर्टरी थी और ये रीनल वेन है, चलो इनफीरियर वेना के बाद रीनल वेन मुड़ गई वापस, ब्लड सप्लाई करी, अब ये रीनल वेन है, वापस वीनस ड्रेनेज देके जा रही है, रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी थी, फ्लूइड कम हो गया। अब मेरे को बताओ नॉर्मली कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, सोडियम का, किसका, सोडियम का। अब बताओ फ्लूइड कम हो गया तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, अगर फ्लूइड की स्पीड कम हो गई सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कम होगा, नॉर्मल फिनोमेना में बता रहे हैं बढ़ेगा कम होगा। सुनो, आपका घर है नदी किनारे, एक नदी के किनारे आपका घर है, आपके घर के आगे से एक नदी जा रही है, पहले नदी की स्पीड फास्ट थी, उसके अंदर आम थे, मैंगो समझते हो, उसके अंदर खूब सारे मैंगोस थे, नदी की स्पीड फास्ट थी, आप किनारे पे बैठ के मैंगो कैच कर रहे थे, आप माना कि 1 मिनट में 1100 मैंगो कैच कर पा रहे थे 1100, अब स्पीड हो गई कम, आप मैंगो ज्यादा कैच करोगे कम, तो जब भी फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन किडनी कैपेसिटी बढ़ाता है, किडनी क्या कैपेसिटी क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो माना कि 65 से 70 की जगह 73 हो गया, एग्जांपल 3-4% बढ़ता है मतलब बढ़ जाता है, तो जब भी हाइपोवोलेमिया होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, कंपनसेट कर रहा है, क्या बोल रहा हूं, नॉर्मली बॉडी कैसे मैनेज करती है, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, तो बताओ यहाँ पे सोडियम पहले 30% जा रहा था, जैसे माना एग्जांपल 70 हो रहा था, 30 जा रहा था, अब 73 कर लिया तो 27 ही जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम कम जा रहा है पहले के नॉर्मल के कंपैरिजन में या ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, तो यहाँ पर एक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, क्या बोलते हैं, कहां पर होता है, डीसीटी और इसके लूप और एल के बॉर्डर पे, उसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, उसके अंदर सोडियम सेंसर होते हैं, किसमें होते हैं, मैक्यूला डेंसा में, किसके सेंसर होते हैं, सोडियम सेंसर, और मैक्यूला डेंसा और पोलकिसन डिवाइस दोनों को मिला के बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपार्टस, पोलकिसन डिवाइस और ये हो गया मैक्यूला डेंसा, इन दोनों को बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपार्टस। तो जब हाइपोवोलेमिया हुआ तो पोलकिसन ने थोड़ा बहुत अपने पास रेनिन था वो सीक्रेट कर दिया, जब सोडियम कम गया तो सोडियम के सेंसर किसमें, मैक्यूला डेंसा में, स्मूथ मसल्स का एक चैनल, अब जो ही सोडियम कम आया ये एक्टिवेट हो गया और इसने और रेनिन का सीक्रेशन कर दिया। तो जब भी हमारी बॉडी में सोडियम कम होता है, फ्लूइड कम होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ने की कोशिश की जाती है और उसकी वजह से रेनिन का सीक्रेशन होता है, फ्लूइड कम हुआ, हाइपोवोलेमिया हुआ, फ्लूइड की स्पीड धीरे हुई, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, तो यहाँ सोडियम कम पहुंचा, जहां पे चाहिए था वहां सोडियम कम पहुंचा, तो सोडियम का सेंसर होता है यहाँ पर, और सोडियम सेंसर होने की वजह से और क्या हो गया, रेनिन का सीक्रेशन हो गया, रेनिन का सीक्रेशन किस लिए हुआ, प्लीज फ्लूइड लेके आओ, प्लीज फ्लूइड लेके आओ, तो ये रेनिन का सीक्रेशन अभी हो गया खूब रेनिन, ये रेनिन का सीक्रेशन हो गया, रेनिन का सीक्रेशन क्यों हुआ समझ आ गया, कहां से हुआ समझ आ गया, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपार्टस किस किस से मिलकर बना होता है, पोलकिसन और मैक्यूला डेंसा, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखना आगे, अब ये रेनिन का सीक्रेशन हो गया, अब हमारी बॉडी लीवर, हमारी बॉडी के सारे प्रोटीन कौन बनाता है, लीवर, एक को छोड़ के, कौन का छोड़ के, गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के, जो ब्लड सेल बनाती है, बाकी सारे प्लाज्मा प्रोटीन को कौन बनाता है, लीवर, जितने भी प्रोटीन होते हैं, एक होता है प्रोटीन का नाम है जिसका नाम बताओ, एंजियोटेंसिनोजन, क्या नाम है, और एक मेडिकल साइंस की एक सबसे खास बात, जिसके पीछे जन लग जाए वो इनएक्टिव होता है, जिसके पीछे जन लग जाए वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लीवर नॉर्मली, अब देखो पूरी बात सुनना, लीवर कभी भी हाइपोवोलेमिया में एंजियोटेंसिनोजन नहीं बनाता, लीवर नॉर्मली बनाता है, लीवर नॉर्मली सबकी बॉडी में एंजियोटेंसिन बन रहा है, चाहे हाइपोवोलेमिया है चाहे नहीं है, तो लीवर का काम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन को बनाना, दिक्कत क्या होगी, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट तभी होगा जब रेनिन प्रेजेंट होगा, तो अगर किसी को हाइपोवोलेमिया हुआ ही नहीं था तो रेनिन आएगा ही नहीं, रेनिन नहीं आएगा तो एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन बनेगा ही नहीं, इसका मतलब रेनिन आ रहा है और इधर से आ गया एंजियोटेंसिनोजन, अगर रेनिन आया तो एंजियोटेंसिनोजन किस में बदल जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, किस में बदल जाता है, नॉट एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, किस में बदल जाता है, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन क्या है, इनएक्टिव है प्रोटीन, तो ये एक्टिव प्रोटीन है, नाम क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये कब बदलेगा, रेनिन की वजह से, रेनिन नहीं होगा तो ये नहीं बदलेगा, और रेनिन कब आएगा, जब किडनी को हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया होगा, समझ में आ गई ये बात, यहां तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां जाता है, लंग्स में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां जाता है, देखो पहले रेनिन फिर एंजियोटेंसिन, अब एंजियोटेंसिन कहां जा रहा, लंग्स में, लंग्स में जा रहा, लंग्स में एक एंजाइम होता है ACE, इनहिबिटर नहीं बोलना, ACE इनहिबिटर तो ड्रग का नाम है, ऐसा ड्रग जो ACE को इनहिबिट कर दे, वो ड्रग अलग छोड़ो, एक लंग्स में एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं ACE, हालांकि किडनी में भी होता है, लिवर में भी होता है, पर 95% ये एंजाइम लंग्स में होता है, 3% किडनी में, 2% लिवर में, छोड़ो 95% ACE का होता है लंग्स में, नाम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, देखो नाम क्या है, देखो नाम पढ़ो और फिर इसको पढ़ो, पता चल जाएगा क्या है, ऐसा एंजाइम जो एंजियोटेंसिन को किसी और में कन्वर्ट कर दे, समझ में आया, तो लंग्स में ये एंजाइम होता है, इसका काम है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करना, तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां गया, लंग्स में, और ये एसी किसको किसमें बदल देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में, किसमें बदल देगा, समझ में आया अभी तक क्या हुआ, हाइपोवोलेमिया हुआ, रेनिन का सीक्रेशन हुआ, सोडियम का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा तो डीसीटी पे सोडियम कम पहुंचा, और ज्यादा रेनिन का सीक्रेशन हुआ तो रेनिन रीनल वेन से हार्ट की तरफ जा रहा था, तो लीवर से आ गया एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया, अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स में गया, और लंग्स में कौन होता है, ACE, नॉट इनहिबिटर, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैं एक ड्रग का नाम ले रहा हूँ जिसके पीछे प्रिल लगता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर नाम सुना है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हम कौन सी ड्रग देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, वो ड्रग क्या करती है, इसको इनहिबिट कर देती है, अब कितना ही रेनिन आ जाए, कितना ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन जाए, सेकंड बनेगा नहीं, ACE को खत्म कर दिया किसने, कैप्टोप्रिल ने, जो भी ACE इनहिबिटर ड्रग है उसने क्या कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया, अब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, 2 नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा,
एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा, सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा तो बीपी नहीं बढ़ेगी। तो एसी इनहिबिटर क्या करती है, लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, उसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता है, 2 नहीं बनता तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनता है, एल्डोस्टेरोन नहीं बनता तो सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा, सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा तो बीपी नहीं बढ़ेगी। तो सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा तो किसका हो गया, पोटेशियम का हो गया। तो इसीलिए जो पिल ड्रग होती है उसका साइड इफेक्ट हाइपरकैलेमिया और कफ है, क्योंकि लंग्स में काम करती है तो कफ करेगी और पोटेशियम का लेवल बढ़ा देती है, दैट इज हाइपरकैलेमिया। दो साइड इफेक्ट समझ में आए उस ड्रग के? अब इधर ध्यान दो। अब वापस आओ नॉर्मल। कौन सा एंजाइम था भाई लंग्स में? एसीई एंजाइम था। एसी ने क्या किया, एंजियोटेंसिन 2 बना दिया। एंजियोटेंसिन 2 ने कौन सा हार्मोन बनाया, बनाया नहीं है। एंजियोटेंसिन 2 जाती है किसके ऊपर, ग्लोमेरुलोसा के ऊपर। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड के थ्रू किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर पे जाके एक्ट करती है और वहां पर कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहां होता है ये तो पता ही है आपको। अब ये एल्डोस्टेरोन का फंक्शन आपको पता है, सोडियम का रिटेंशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन। एल्डोस्टेरोन आता है यहां पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर, एक सेल होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। कौन सी सेल, यहां पर सोडियम कितना है 10%, कितना है 10% नॉर्मली होता है। ये एल्डोस्टेरोन किडनी के प्रिंसिपल सेल के ऊपर आती है, जितना भी सोडियम है उसको निचोड़ लेती है, यूरिन में साथ जाने से रोकती है और पोटेशियम को अपने पास जो भी होता है फेंक देती है। पोटेशियम को बोलती है तू जा, सोडियम को निचोड़ देती है और यहां से जो भी यूरिन बना था उसको वापस रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड वेसल्स में डाल देती है। तो जैसे क्या करेगी, इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन आई प्रिंसिपल सेल को एक्ट किया, सोडियम का इसने रिटेंशन किया, पोटेशियम का इसने एक्सक्रीशन किया और फ्लूइड कहां डाल दिया, फ्लूइड इसने वापस ब्लड वेसल्स में डाल दिया। ये लो अब देखना, ब्लड वेसल फ्लूइड डाला, फ्लूइड बढ़ रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें फ्लूइड नॉर्मल हो जाएगा। अब देखना एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें फ्लूइड बॉडी में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल हो जाएगा किडनी को फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल हो जाएगा तो रेनिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, बंद। बंद हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन तो बनेगा, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। ये बोर्ड बैलेंस होगी, कर दिया बैलेंस इसने। यही रास है, इतना सा छोटा सा, कुछ खास नहीं है। समझ में आया? बस मिटा दूं, क्या बोल रहे हो? हाँ फोटो लेना है तो मैं आगे एक चीज और लिख रखी उसका भी ले लेना, सही रहेगा। आगे बढ़े, हो गया बहुत, हो गया। अब देखना फोटो लेना इसका, पहले समझो इसको, फोटो लेना इसको समझना है, फिर लेना फोटो, ये काम का है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन हुआ, सोडियम कम हुआ या हेमरेज हुआ, देखो नंबर पे लगा रखे हैं। उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, उसकी वजह से बीपी कम हुई, उसकी वजह से जस्ट ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी एक्टिवेट हुई, उसकी वजह से रेनिन सीक्रेट हुआ। रेनिन सीक्रेट हुआ तो रेनिन ने क्या किया, इधर लीवर से कौन आया, एंजियोटेंसिनोजन। नंबर याद रखना, एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिनोजन आया, इधर से रेनिन आया। रेनिन ने एंजियोटेंसिन को किसमें बदल दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट आ गया लंग्स में, लंग्स में कौन है, एसी। ये किसमें चेंज हो गया, एसी की बदले एंजियोटेंसिन। अब ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ाएगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम का रिटेंशन, पोटेशियम एक्सक्रीशन। एक काम तो ये करेगा, और क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ा दिया, इससे क्या हो जाएगा, सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा। और क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है आर्टरियोल्स का। आर्टरियोल्स का वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है। क्वेश्चन आता है कि सिस्टोलिक बीपी कब बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट से। डायस्टोलिक बीपी कब बढ़ता है, आर्टरियोल्स के ल्यूमेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एल्डोस्टेरोन और क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन और काम करेगा कि ल्यूमेन होता है आर्टरियोल्स का ल्यूमेन, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है और फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। ऐसा करके पूरी बॉडी मैनेज हो जाती है। जो ही मैनेज होगी एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन सब प्रेस हो जाएगा, बस सिंपल। सही है, हो गया। कुल मिला के सोडियम का रिटेंशन होगा, पोटेशियम एक्सक्रीशन होगा, अल्टीमेट बात यही है। बाकी सब मोह माया है। आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। सेकंड लेयर है ग्लोमेरुलोसा। सेकंड लेयर देखो मिनरल कॉर्टिकॉइड पढ़ ली, एल्डोस्टेरोन। अब सेकंड कौन सी लेयर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेकंड लेयर का नाम क्या है, ग्लोमेरुलोसा। सॉरी वेसिकुलेटर है, सेकंड लेयर का नाम क्या है, वेसिकुलेटा। हार्मोन का नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मोस्ट कॉमन कॉर्टिसोल। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं जी, और कौन कौन से होता है, कॉर्टिसोन होता है, कॉर्टिकोस्टेरोन होता है। इसको लाइफ सेविंग एंड लाइफ प्रोटेक्टिंग दोनों नाम कैसे जानते हैं। हाँ है, लेकिन ये भी लाइफ सेविंग, क्योंकि एक जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस दो टाइप से आता है, या तो ग्लूकोज कम हो जाए या फ्लूइड कम हो जाए, उसको ओनली लाइफ सेविंग, इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग भी बोलते हैं साथ में। बीपी बढ़ाने का मेन जिम्मेदार एल्डोस्टेरोन है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, चलो बताना। वेरी गुड। और शुगर बढ़ाने का मेन एल्डोस्टेरोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वेरी गुड। को समझ में आ गया ना राज पूरा, है ना, पूरा आ गया समझ, रिवीजन हो गया होगा, पढ़ तो रखा ही है पहले वैसे। आगे बढ़े, देखो लास्ट में क्या लिखा है। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म करवाता है, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है।
इसका भी सीक्रेशन नेगेटिव फीडबैक ही होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ज्यादा इफेक्ट मेटाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ग्लूकोज ज्यादा बनाने पे फोकस करता है, ये फ्लूइड के ऊपर कम ध्यान देता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का 99% काम है फ्लूइड रिटेंशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का 99% काम है ग्लूकोज बनाना और 1% काम है फ्लूइड बनाना। याद रखना दोनों का 99+1, इसका भी 99+1, लेकिन उसका 99 किसी और के लिए, इसका 99 उसके लिए, इसका 99 उसके लिए, दोनों क्रॉस है, दोनों मिलकर काम करते हैं। बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड 99% ग्लूकोज पे ध्यान देता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड 99% फ्लूइड पे, 1% ग्लूकोज पे, मतलब ज्यादा काम, बस 99 कहने का मतलब है ज्यादा काम ये ग्लूकोज पे देता है और वो फ्लूइड पे देता है। इसीलिए एक पेपर में क्वेश्चन था, मैं खुद चकरा गया, मतलब ऐसे पूछा कि एक मरीज है जिसको हाइपोटेंशन है और उसको एडिशन डिजीज है, तो बताइए ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? ऑप्शन ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी सेक्स हार्मोन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। बताओ आंसर। एक मरीज है जो एडिशन डिजीज है, डायग्नोस हुई है और उसको हाइपोटेंशन हुआ है, बताओ कौन से हार्मोन की कमी की वजह से हुआ है? ऑप्शन ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी डीएचए, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। मतलब मैं उस टाइम में भी चकरा गया था, लेकिन आराम से सोचा था, आंसर आ गया। मैंने बोला मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम है फ्लूइड बैलेंस, तो हाइपोटेंशन फ्लूइड की कमी से हुआ है। अगर यही क्वेश्चन ये आ जाता है एक मरीज को एडिशन है और हाइपोग्लाइसीमिया है, तो बताओ कौन से हार्मोन की कमी से हुआ है? ग्लूको। एक पेशेंट को हाइपोटेंशन है, बताओ एडिशन डिजीज है, बताओ कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हालांकि एडिशन में दोनों कम होते दोनों ही कम है, लेकिन एग्जामिनर पूछता है ना कि बंदे को पता है कि नहीं है कि इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है और इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है। एग्जामिनर ये भी तो पता करना चाहता है। नॉन सेट में वो लगता सवाल सिंपल है, होता नहीं है। तुम लोग रट लो कि एडिशन का मतलब सब कम, तो क्या है ग्लूको मिनरल एक ही तो है, दोनों मान लिया एक है, एडिशन में दोनों कम होंगे, बट दोनों का फंक्शन तो पता होगा ना हमें कि इसका फंक्शन क्या है, ऐसे बस इतना याद। हो गया? लिख लिया? क्यों नो? ऐसे कैसे नो? मेरे को बताना, मैक्रो मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है? मैक्रो मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है? क्योंकि सारे मिनरल्स ही माइक्रो हैं, तो चाहे मैं मैक्रो बोलूं या माइक्रो बोलूं, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो आते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, और मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। पता है? तो चाहे माइक्रो बोलूं चाहे मैक्रो बोलूं, आएंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही ना। न्यूट्रिएंट का तो छोटा ही पार्ट है, अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाटर ये आता है मेन न्यूट्रिएंट में, हमारी बॉडी खाने का मेन पार्ट ये है, अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है। तो स्टेरॉइड का काम क्या है? ग्लूकोज बनना। तो चाहे इसको तोड़ूं चाहे इसको तोड़ूं, बाहर में जाए जनता, अपने को चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो कुल मिला के स्टेरॉइड क्या करेगा? प्रोटीन को भी तोड़ेगा, लिपिड को भी तोड़ेगा, बनाएगा क्या? तो नया कार्बोहाइड्रेट बनना। नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस या नियोग्लूकोजेनेसिस एक ही बात है। नियो मतलब नया, ग्लूको मतलब ग्लूकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो नया ग्लूकोज बनाना नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो स्टेरॉइड क्या करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया करता है। कैसे करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, फैट को तोड़ता है, लिपोलाइसिस करता है। यस। तो जिस किसी भी पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम होगा, आप सुनना, लिखने पे नहीं सुनने पे ध्यान दो, मैं ये क्यों बताया ये बात। जिस किसी भी पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम होगा, उसकी सेंट्रल बॉडी तो होगी भैंसे जैसी, हाथ पैर होंगे मोर जैसे। क्या बोला मैंने? सेंट्रल बॉडी होगी एकदम अग्निपथ का कांचा, देखा? अग्निपथ मूवी का संजय दत्त देखा आपने? उसकी गर्दन देखी आपने? इतनी बड़ी थी पीछे से, और हाथ पैर इतने पतले होंगे इस अंगुली जैसे। इन एक्सट्रीमिटीज मसल्स वास्टिंग हो जाएगी हाथ पैर की, बहुत पतले होगी, और यहाँ से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा सा ही सब कुछ एकदम बहुत मोटा सा चलेगा, तो भी ऐसा लगेगा पेट आगे लटक रहा है। उसको बोलते हैं पेंडुलम टमी। क्या बोलते हैं? हाँ, पेट लटक रहा क्यों बोला? इसके पीछे कोई रीजन है? घड़ी का पेंडुलम लटका होता है ऐसे, तो पेट भी लटका होता है पेंडुलम जैसे, इसलिए उसको बोलते हैं पेंडुलम टमी। कौन सी डिजीज का साइन है? कुशिंग सिंड्रोम का। मतलब बहुत ट्रंकल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी होती है कुशिंग में, लेकिन हाथ पैर पतले होते हैं, थिन एक्सट्रीमिटी विद सुप्राक्लेविकल फैट पेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों होता है ऐसा? मसल्स वास्टिंग हो जाती है, एक्सट्रीमिटी की मसल्स वीक हो जाती है, मसल्स रहती नहीं है, लेकिन बाकी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी होती है, मतलब सेंट्रल पार्ट में ओबेसिटी होती है, एक्सट्रीमिटी पतली होती है बिकॉज ऑफ मसल्स वास्टिंग। ठीक है, ये बात समझ? तो स्टेरॉइड क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है।
ये मैं स्टूडेंट वहां बताऊंगा साइंस सिम्टम, इसलिए पहले इट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपिड को भी तोड़ेगा और प्रोटीन को भी तोड़ेगा कुल मिला के। ये इसके फंक्शन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन पढ़ रहा है। मेरी थोड़ी हैबिट है कि कोई भी डिसऑर्डर पढ़ाने से पहले मैं उस हार्मोन के फंक्शन पढ़ा देता हूं, ताकि आपको उस समय मेरे को एकदम इजी हो जाए। हेलो ओके डन, आप बताओ साइंस सिम्टम, आपके ऊपर छोड़ दूंगा सारे, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा एकदम। तो थोड़ा सा इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया होता है। कुशिंग में हाइपरग्लाइसीमिया होने का रीजन ये है। कभी भी समझ में नहीं आया ना, 5 बार पूछ लेना प्लीज, समझ में आना जरूरी है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं बने तो फिर क्या ही पढ़ा है कि नहीं, क्या राहुल, बनना कि नहीं बनना? तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना देखे आपके पास जो भी बुक है, तो आधी से ज्यादा होगी एंडोक्राइन, हो गई। इसके बाद ये डिसऑर्डर के बाद तो डायबिटीज बचा है एक, हो गया एंडोक्राइन पूरा। हाँ, इसके बाद में एक डायबिटीज बचा है और एक दो थाइमस और पीनियल ग्लैंड 15 मिनट का है, 15 मिनट का पीनियल, 15 मिनट का थाइमस, 2 क्लास का डायबिटीज, दो और दो ये चार, पांच, 4 या 5 क्लास में एंड हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन बात नहीं आया, तुम सारे बुक निकाल लेना, आपने अब तक पढ़ा है उतना, बता देना मेरे को कोई आए तो। कुछ लोग कल आएंगे देखना पूछने, सर एक्सोथैलेमस हो रहा है आपने बताया तो नहीं, क्या करना चाहिए, ये तो आपने पढ़ा है तो नहीं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया कि किसी की आंखें बार बार ड्राई होती है तो तुमने हॉस्पिटल में काम किया होगा, अपन रिप्रेस टीयर, ईयर ड्रॉप होती है, आर्टिफिशियल टीयर डालते हैं उसमें, क्या डालते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं करता। एक्सोथैलेमस में अपन आर्टिफिशियल टीयर डालते हैं ताकि आंखों को ड्राइनेस से बचाया जा सके। हाइपोथायराइडिज्म में एक्सोथैलेमस होता है ना, आपने नाम सुना होगा। किसी को हाइपोथायराइडिज्म नहीं भी है, लेकिन कोई मरीज वेंटिलेटेड है और सेडेट सेडेट हो रखा है, तो उसको एक 4 आवर्ली एक आई ड्रॉप चलती है, उसका नाम क्या है, फिक्स है, सीएमसी, क्या नाम है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। आई ड्रॉप का नाम क्या है, हर पेशेंट को चलती है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये आंखों को क्या करती है, ड्राइनेस, इस कौन कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करती है, कोई बता सकता है? एक्सपोजर केरेटाइटिस। किसे, एक्सपोजर का मतलब होता है खुली आंखें, केरेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। जब कोई मरीज सेडेट है, अनकॉन्शियस है और उसकी आंखें खुली है, तो उसका कॉर्निया ड्राई होकर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो या तो उसकी आंखें, आपने आपने वेंटिलेटर में कभी काम किया आपने आईसीयू में, डॉक्टर बोलता है प्लीज कवर द आई, आंखें बंद करके क्लोज करो वरना आंखें खुली रह जाएगी, कॉर्निया सूख जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, आंखों को इनर टू आउटर क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद में आई ड्रॉप डालते हैं, फिर आंखों को बंद करते हैं, फिर गॉज पेड लगाते हैं और आंखों को बंद करते हैं। इससे एक्सपोजर केरेटाइटिस नहीं होता। क्या नहीं होता, एक्सपोजर केरेटाइटिस। एक्सपोज होने की वजह से सेडेट पेशेंट है, तो उसकी वजह से उसका कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, इसलिए हम उसको सीएमसी ड्रॉप बोलते हैं उसको, सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप। ये लिखिए, हो गया क्या, डन, बोलो। तो तुम नहीं बोलोगे ना तो मैं फिर देखो मैंने एक लाइन पहले समझा दी थी, फिर मेरी आदत है बात बात बोलने की। वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऐसा नहीं है कि फ्लूइड रिटेंशन नहीं करता, बट मेन काम ग्लूकोज बढ़ाना है। तो वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड थोड़ा बहुत फ्लूइड रिटेंशन करता है, लेकिन मेन काम क्या है जो बता दिया आपको, तो मैंने लिख दिया वीक। भाई स्टेरॉइड है तो स्टेरॉइड का काम तो फ्लूइड रिटेंशन होता ही है, लेकिन मेन ग्लूकोज है, तो वीक मतलब एल्डोस्टेरोन वाला काम बहुत कम करता है, मेन काम ग्लूकोज वाला करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग नई नई जिम ज्वाइन करते हैं और 15 दिन में उसका वजन बढ़ के ऐसा हो जाता है, आंखें अंदर चली जाती है, सूज जाते हैं पूरे, तो क्या उनकी वो बॉडी है? वो बॉडी नहीं है, वो जिम वाला उसको स्टेरॉइड देता है और स्टेरॉइड फ्लूइड रिटेंशन करवाता है, और फिर वो ऐसे सोच के चालू हो जाता है, फिर उसके शर्ट आते नहीं है, वो सोचता है ओ माय गॉड माय बॉडी इज टू मच नहीं है, तेरा स्टेरॉइड इज टू मच है। हाँ ये सही है। तो फिर थोड़े दिन बाद में आप देखना किसी मरीज की स्टेरॉइड चलती है तो उसका वेट वेट सब बढ़ जाता है, स्टेरॉइड की वजह से बहुत बढ़ जाता है स्टेरॉइड की वजह से, तो फ्लूइड रिटेंशन करवाता है ना। अच्छा एक बात बताना, स्टेरॉइड और क्या क्या कब कब देनी चाहिए, सिर्फ ऐसे लिखना, अदर इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड, बड़ी हेडिंग लगाना, एज ए थेराप्यूटिक, एज ए थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, ऐसे लिखना पूरा। चलो बताओ देखिए आज कम से कम 10 बताओ, 10 नहीं तो 5 तो बता ही दो, स्टेरॉइड कहाँ कहाँ देनी चाहिए मैनेजमेंट, किसी किसी मैनेजमेंट में, चलो दिमाग लगाओ। हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, वेरी गुड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्योंकि हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है, तो बोल सकते हैं एज इम्यूनो सप्रेसेंट, ऐसा कोई भी डिसऑर्डर जहां हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करना है, तो एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट। कई बार हम कैंसर में भी देते हैं, कीमोथेरेपी में भी स्टेरॉइड दिया जाता है, इन कीमोथेरेपी देते हैं, पल्स थेरेपी बोलते हैं उसको, PULS पल्स थेरेपी बोलते हैं, और पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर चलती है। और आफ्टर एड्रेनलेक्टोमी, एड्रेनल हटा दी तो फिर जिंदगी भर चलनी है, वो कब चलनी है कितनी चलती है वो एड्रेनलेक्टोमी में पढ़ेंगे, कि एक साइड की निकाले तो 2 से 3 साल, दोनों साइड की निकाले तो लाइफ लॉन्ग। और बताओ कोई डिसऑर्डर के नाम बताओ ना, कहाँ कहाँ, किसमें, फेशियल पाल्सी में भी देते हैं, और जीबीएस ऑटोइम्यून, हाँ हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आगे सारे, और बताओ ऑटोइम्यून नाम आ गया मतलब, ऑटोइम्यून नाम आगे सारे, ऑटोइम्यून क्या बताओ भला, ऑटोइम्यून जो भी है सारे आगे। अरे अस्थमा में नहीं देते क्या, अस्थमा में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं ब्रोंकस का, अस्तलीन बुडेकोट नाम नहीं सुना किसी ने, बुडेकोट क्या है, स्टेरॉइड तो है बुडेसोनाइड, इन अस्थमा टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस, नहीं देते अस्थमा में।
एलर्जिक रिएक्शन में नहीं देते, एविल के साथ में डेक्सामेथासोन नाम नहीं सुना? किसके लिए? लारिंजियल एडिमा को कम करने के लिए। स्टेरॉइड लारिंजियल एडिमा एडिमा को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। इसका मतलब इन रिएक्शन रिएक्शन में नहीं देते क्या? देते हैं। और बताओ। नहीं। हाँ होता है लेकिन इतना खास नहीं है, मान सकते हैं बट इतना खास नहीं है। और कोई? किसमें? हाँ तो ऑटोम्यून हो गया ना, ऑटोम्यून डिसऑर्डर आ गए है। एंटीनेटल मदर को एज एंटीनेटल मतलब प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ क्या लिखूं? प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस लिखूं या ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस लिखूं? प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस मतलब आरडीएस नहीं हो इसके लिए मदर को देते हैं। वेरी गुड, प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस, बहुत बढ़िया। ऐसे सिलेक्शन होता है, ऐसी चीजें ऐसे अलग अलग पढ़ने से। और बताओ, अभी आई नहीं, एक आधी बात और बाकी है। अगर किसी का इंक्रीज आईसीपी है, मैनिटोल दे दिया, सेरेब्रल एडिमा को कम करने के लिए स्टेरॉइड देते हैं, टू डिक्रीज सेरेब्रल एडिमा, टू डिक्रीज। कभी आप न्यूरो सर्जरी वार्ड में काम करोगे तो स्टेरॉइड चलेगा 6 आवर्ली टू डिक्रीज सेरेब्रल एडिमा, याद आएगा आपको। अभी किसी को याद नहीं आया, एक डिजीज की ड्रग चॉइस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया को कम करने की ड्रग चॉइस कौन है? स्टेरॉइड इज ड्रग ऑफ चॉइस टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, ड्रग ऑफ चॉइस स्टेरॉइड है। और बताओ, और बताओ, अभी कम है। मैं शॉर्ट बता दूं, इसके ऊपर एक क्लास हो तो मैं शॉर्ट में बताना है, बताओ देखें। ये क्या है? क्या है ये? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस स्टेरॉइड है। इसका फुल फॉर्म बताओ क्या? वेरी गुड, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। इसका मीनिंग क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है बस। ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का दूसरा नाम है आईटीपी। ऑटोइम्यून की ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा स्टेरॉइड होती है। तो क्वेश्चन आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या देते हैं? प्लेटलेट। लेकिन आईटीपी में क्या देंगे? नॉट प्लेटलेट, क्योंकि स्टेरॉइड है। तो बॉडी की इम्यून सेल प्लेटलेट को खा रही है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आईटीपी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पूछा नहीं तो पूछ लेंगे कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई याद आ रहा है तो? एलर्जिक रिएक्शन बता दिया होगा, इम्यूनोसप्रेशन बता दिया, पोस्ट ऑर्गन आर्थराइटिस वगैरह चलो समझ में आ गया आपको। ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है ना, जिंदगी भर चलता ही रहता है स्टेरॉइड, डोज कम ज्यादा करती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है रूमेटाइड, क्योंकि स्टेरॉइड का काम है बोन को प्रेजर करना। जिसका स्टेरॉइड चलता है उसको फ्रैक्चर होगा ही होगा, क्योंकि स्टेरॉइड बोन को वीक करेगा। श्योर है। हम स्टेरॉइड कोचिंग में पढ़ेंगे, हाइपोकैल्सीमिया होगा सीवियर। कोचिंग में हाइपोकैल्सीमिया होता है क्योंकि यूरिन के साथ में कैल्शियम बाहर निकल जाता है। और कोई? बताओ देखें। कौन सा? ये ऑटो कार्पेट टनल सिंड्रोम में इन्फ्लेमेशन को मैं बोल दिया, कोई भी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हो गया, मीडियन नर्व कंप्रेशन। हाँ तो हो गया ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में दो हो गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज, बोथ आर ऑटोइम्यून। और ऑटोइम्यून की ड्रग ऑफ चॉइस स्टेरॉइड, अल्सरेटिव कोलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है सल्फासेलाजाइन, वो भी एक तरीके का क्या है? स्टेरॉइड है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमेशा लेफ्ट साइड होता है, कोलन में होता है। क्रोन डिजीज हमेशा टर्मिनल एरिया में होती है ना, इसको रीजनल एंटराइटिस बोलते हैं, इसको इंट्राम्यूरल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं ना। ये टर्मिनल एरिया में मोस्ट कॉमन होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन है, इसमें डायरिया मोस्ट कॉमन है, इसमें कोबल स्टोन होता है अपीयरेंस अल्सर, क्रोन अल्सर आता है इसमें, है ना। ये थोड़े दो तीन चार फीचर है इसके खास खास। कोई हो गया सा लिख लिया आपने? साथ साथ में लिख लिया, आगे बढ़े। स्टेरॉइड कभी भी वुंड हीलिंग को अच्छा नहीं करता, वुंड हीलिंग को डिले करता है। स्टेरॉइड कभी भी वुंड हीलिंग को प्रॉपर हील नहीं करवाता, ये वुंड हीलिंग की प्रोलिफरेटिव फेज को डिले करता है, याद रखना, स्टेरॉइड वुंड हीलिंग को डिले करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये मैंने पहले पढ़ा दिया, ये वापस नहीं भी पढ़ाऊं तो चलता है। स्टेरॉइड हमारी बॉडी में नींद नहीं लेने से या स्ट्रेस लेने से डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आगे बढ़े। जहां पे समझ नहीं आया ना पूछ सकते हैं आप, सर ये वापस बताओ, मेरा मन होगा तो बताऊं। लिख लिया ना? लास्ट वाला बच गया। ये लिखो या नहीं लिखो आपकी बात है, ये तो हो चुका है कि तीसरी लेयर जिसका नाम है रेटिकुलर हार्मोन का नाम है एंड्रोजन डीएचए, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पांसिबल होता है। लिख लो फटाक से, लिख लो फटाक से लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। हो गई है सब फंक्शन वंक्शन खत्म, अब आएगा डिसऑर्डर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसकी वजह से हम जॉब पाना चाहते हैं उसी को पैरों से उठा रहे हैं, कितना गलत बात है ये। अरे टेबल आगे खिसका लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोर से बोतल गिरेगी कोई ना चलेगा, लेकिन पैर से मत उठाओ कम से कम पेन को, ऐसे मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ इसको सर पे रखो।
तो काजल होता है ना, पहले उसका नाम काला हुआ करता था, मैं बताऊं। हाँ, तो है फैटी एसिड डिपोजिशन होने की स्टेरॉइड बहुत ज्यादा है अब, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब हाथ पे तो बहुत ज्यादा मरीज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, और इसका साइड इफेक्ट है मसल वास्टिंग। इसकी वो एक्टिविटी होती नहीं है, एक बार ओबेसिटी बढ़ने लगती है, स्टोरेज एरिया यहीं पर है। अब यहाँ पे जब आप कोई भी काम करते होगे तो आपकी एक्टिविटी होती रहेगी, और इसका साइड इफेक्ट है मसल वास्टिंग करने का। तो अब दोनों में से कंपैरिजन करोगे तो ये तो आपके हाथ पे हिल रहे हैं, तो बचेगा कहाँ? तो जब ज्यादा फैटी एरिया है वहां पर उसका सबसे ज्यादा फैटी एरिया होता है पेरिटोनियम के अराउंड, इसलिए ओबेसिटी सबसे ज्यादा यहाँ होती है, इस टाइप से। अब हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड। अब सुनना है अच्छे से, सुन लेना, स्टेरॉइड मतलब डिसऑर्डर पढ़ेंगे। पहला हेडिंग है क्रोनिक हाइपोसिक्रेशन ऑफ ओनली स्टेरॉइड, लिखा हुआ ना। डिसऑर्डर का नाम बोलो आप, पूरा बोलो, क्या एडिशन? एडिशन डिजीज या एडिशन क्राइसिस? वेरी गुड। नेक्स्ट, हाइपर, पहले यहाँ लिख दो एक्यूट सीवियर सडन हाइपोसिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड। क्या होगा आप बताओ, क्या होगा? इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया है ना? वाओ फैंटास्टिक। अब मैं क्या लिखा? हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मैंने किसी नाम नहीं लिखा किसी का, इसीलिए है कुशिंग सिंड्रोम। और अब मैं नाम लिखूंगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ ओनली मिनरल कॉर्टिकॉइड, देखना। हाइपर सिक्रेशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड का मतलब एल्डोस्टेरॉन। मिनरल कॉर्टिकॉइड कौन सा होता है? इसको बोलते हैं कौन सिंड्रोम, ज्यादा कौन है? एल्डोस्टेरॉन। तो इसी का दूसरा नाम है हाइपर, जो ज्यादा है उसका नाम लिख दो। आगे समझ में? अरे आया ना? बस इतना सिंपल है बेचारा, लिखो। अच्छा वो मिटाना पड़ेगा, लिखो ऐसे, ऐसे नंबर लगाना है। नंबर एक, chronic hyposecretion of steroid is called Addison disease. Number two, acute sudden severe hyposecretion of steroid is called Addison crisis. Question number three, hypersecretion of corticosteroid is called Cushing syndrome. Question number four, hypersecretion of aldosterone या mineralocorticoid is Conn syndrome या hyperaldosteronism. किसी को रटने की जरूरत नहीं है, कम है तो एडिशन है, ज्यादा है तो कुशिंग है, सब ज्यादा है तो कुशिंग है, ओनली एक ज्यादा है तो कॉन सिंड्रोम। बस खत्म। ये चारों डिसऑर्डर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हैं, मेडुला के नहीं है। ये चारों डिसऑर्डर किसके हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हैं। ये समझ में आया ना? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? प्लीज प्लीज, बोतल फोड़ने से कुछ नहीं होगा, बताना पड़ेगा मैम, बता दो, कह दो किसको समझ में नहीं आया। कुछ लोग चुपचाप बैठे, ऑनलाइन वालों की पता है क्या दिक्कत है? अपने घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आता सर प्लीज। फिर मैंने उनको 15 मिनट लेक्चर दिए मस्त। मैंने कहा ऑफलाइन में भी पहली बार में आधे लोगों को समझ में आता है, लेकिन जब जिस किसी को समझ में नहीं आता है ना, वो पहले इधर देखता है, फिर इधर देखता है, फिर पीछे देखता है, फिर आगे। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब मैं ही बेवकूफ हूँ, मैंने दो, और फिर वो घर जाके एक बार पढ़ता है और उसको समझ में आ जाता है। ऑनलाइन वालों तुम बैठे हो अकेले, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, पेशेंस तो है नहीं, सर प्लीज बताना। मैंने कहा मुक्का मारूंगा, ब्लॉक, कोई ऑप्शन ही नहीं, खत्म। तुरंत पूछ लेते ऑनलाइन वाला, वीडियो लिखा हुआ सर इसका क्या मीनिंग है, उसमें एंडोक्राइन पढ़ा रहा हूँ, एंडोक्राइन स्टार्टिंग पढ़ा रहा था। एकेए आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, उसके ऊपर मेरे को 15 मिनट भाषण दे, एकेए क्या है? मैंने कहा रुक तेरे को बताता हूँ, एकेए क्या है। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, तुम नर्सिंग करके आए हो। मैंने कहा नर्सिंग करके नहीं सर, सेकंड ईयर चल रही है। मैंने कहा 2 साल पहले दूध पी ले जा, फिर आना बेवकूफ। पर्ची पर्ची आ जाते हैं ऑनलाइन में, तो मतलब मौज लेते हैं, मौज बच्चे, टीचर को जलाने में उनको इंटरेस्ट आता है। फिर हो गया, 4 डिसऑर्डर समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है। नंबर एक हेडिंग लगाओ एडिशन, नंबर एक हेडिंग लगाओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लगाओ एडिशन। क्या लगाओगे? कौन सा? एडिशन डिजीज। अब देखो डिजीज पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज। मेडिसिन में क्या क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशंस, कॉज, साइन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन सा? नर्सिंग, सर्जिकल, मेडिकल, और सबसे लास्ट कॉम्प्ली। अगर ट्रीट नहीं किया तो क्या कॉम्प्ली हो जाएगा? इतना ही पढ़ेंगे, ये एडिशन है, खत्म हो गया। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरल एंड ग्लूकोज में सेक्स हार्मोन। मिनरल ग्लूकोज होगा और वो भी हो सकता है, इंटरलेप भी हो सकती है, होती है ऑलमोस्ट। कुल एडिशन की डेफिनेशन क्या है? कि हमारी बॉडी में स्टेरॉइड बनते ही नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेस को रेगुलेट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए मरीज, एडिशन का पेशेंट स्ट्रेस सहन ही नहीं कर पाता है और वो क्राइसिस में चला जाता है। इसीलिए एडिशन के पेशेंट को स्टेरॉइड कभी बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे मरीज एनपीओ भी हो, स्टेरॉइड देना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है? द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द स्टेरॉइड कॉज मे बी हाइपोथैलेमस, मे बी इन पिट्यूटरी, मे बी इन रेटिनल, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन। हो गया, फिनिश। भाई हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हुई तो सीआरएच नहीं आएगा, यस और नो? एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम हुई तो एसीटीएच डिस्टर्ब होगा। एडिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो गया तो या तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या सेक्स हार्मोन, तीनों में से कोई डिस्टर्ब होगा। अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा? एडिशन डिजीज। तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड क्या याद रखना? इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर। पिट्यूटरी से रिलेटेड इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर। और प्राइमरी एडिशन की डेफिनेशन क्या है? ये मैं पहले बता चुका हूं, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां बनते हैं? एडिनल में या पिट्यूटरी में?
तो एड्रिनल का प्रॉब्लम हो जाना प्राइमरी है या पिट्यूटरी का प्रॉब्लम हो जाना? ये नॉट सेट में पूछा था पिछले में कि प्राइमरी एडिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम इन द एड्रिनल या प्रॉब्लम इन द पिट्यूटरी? एडिशन। सेकेंडरी का मतलब प्रॉब्लम इन द पिट्यूटरी। समझ में आ गई बात? तो प्राइमरी एडिशन का मतलब क्या हुआ कि एडिशन ग्लैंड में कुछ एडिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया, कुछ भी रीजन हुआ, उसकी वजह से मिनरल कॉर्टिकोइड ग्लूकोकॉर्टिकोइड सीक्रेट नहीं हो पा रहे, उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी एडिशन डिजीज। समझ, कोई डाउट नहीं है? प्राइमरी का मतलब जिसका जो काम है वो काम नहीं करे। तो स्टेरॉइड किसका सीक्रेशन करना काम है? एडिनल का, वो काम नहीं कर रही है तो प्राइमरी एडिशन। और प्राइमरी कोसिंग सेम, वो ज्यादा सीक्रेट करने लगी तो प्राइमरी कोसिंग हो गया। सेकेंडरी कोसिंग पिट्यूटरी ज्यादा ओवरएक्टिव हो गई कुछ कारण से, तो चलो एडिशन डिजीज। हाइपोसेक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। हो सकता है कोई और रीजन भी हो सकता है पिट्यूटरी का रीजन हो और कोई रीजन हो। प्राइमरी अगर प्रॉब्लम किस में हो? एडिशन हो एड्रिनल में। सेकेंडरी अगर प्रॉब्लम एंटीरी पिट्यूटरी में हो। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आज मैं बैठा ही नहीं है ना। बोल क्या से क्या हो गया देखते देखते। मैं बैठा ही नहीं और आपने किसी ने बोला ही नहीं बैठ जाओ। कैसे लोग खुद आराम से बैठे हैं, मेरे को मना कर दिया। तुम्हारी हिम्मत, किसी ने नहीं बोला बैठ जाओ। मनी मनी स्टूडेंट, पता है नीचे देख के क्या बोल रहा है? पैसे किस बात के लेते हो? बैठने के थोड़ी देते हो ना, हम पैसे दे रहे हैं, तुम ले रहे हो, ठीक है ना? खड़े रह के पढ़ाओ चुपचाप। लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ होगा नहीं। कुछ लोगों को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, बहुत ज्यादा ही आ रहा है। हो क्या जाएगा? वेरी गुड। गुस्सा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम कर लो चाहे गुस्सा, कॉपी फाड़ लो अपनी बस। और गुस्सा करके ज्यादा अपना रजिस्टर फाड़ सकते हो, खाना ज्यादा कम खा सकते हो। इसलिए गुस्सा मत करो ज्यादा, कुछ बेनिफिट नहीं है। क्या हुआ? ये कुछ बोल रहा है राहुल? मेरी साइड ले गई, आपको जलन क्यों हो रही है? मेरी साइड तो लेगा राहुल है अपना, है ना राहुल? सब कह रहे तो कर क्या है ना, फंस गए। हो गया? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अच्छा एक बात बताओ। कुछ नहीं, लिख दिया। कोच कोच मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है? ऑटोइम्यून। भाई मोस्ट कॉमन क्या है? ऑटोइम्यून एड्रिनल ग्लैंड है, हार्मोन बनाना भूल गई, इम्यूनिटी सप्रेस हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? कोई पिट्यूटरी या उसका रिलेटेड कोई कॉज। एड्रिनल में कोई ऐसा ट्यूमर हो जाए जो एड्रिनल को सप्रेस करने लग जाए, दैट इज सप्रेसिंग ट्यूमर। कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई एड्रिनल ग्लैंड का ट्रॉमा हो गया या रीनल आर्टरी का कोई ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हुई, एड्रिनल का कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। मे बी पॉसिबल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से भी। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एग्जांपल बताओ सर, टीबी। कोई वायरल इन्फेक्शन, एग्जांपल बताओ सार्कोइडोसिस। कोई फंगल इन्फेक्शन, क्वेश्चन आता है ये वायरल है ये फंगस है। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस इज ए वायरल इन्फेक्शन, टीबी इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई पिट्यूटरी डिस्टर्बेंस की वजह से, कोई ट्यूमर की वजह से एडिशन हो सकता है। किस्मत खराब हो तो रूम के अंदर बैठे एडिशन हो जाता है, पता नहीं चलता किसी का भी। सच में कि आप तुम जो भी हम सोच रहे हैं ना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, प्लीज हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए एनी टाइम अपने गॉड को याद करते रहो कि भगवान मेरे को सद्बुद्धि दे और मैं किसी का बुरा नहीं करूँ और तू मेरा बुरा मत करना। पता नहीं चलता कभी भी कुछ भी हो जाए। मैं मेरे सामने कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ एकदम हेल्दी होके हटे कटे ऐसा डिसऑर्डर होता है यार, वो गए। तो किसी का कोई भरोसा नहीं। आज मैं आपके सामने एडिशन पढ़ा रहा हूँ, कल पता चले कुछ की वजह से गए। भाई जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। और सब कुछ मैं मान के चलता हूँ कि आज हम जो है कल हम नहीं भी हो सकते, किसी का कोई गारंटी नहीं है लाइफ में। आपने छिछोरे मूवी देखी? उसमें एक्टर कौन था? और सर छिछोरे मूवी का मोरल क्या था? कि किसी भी हालत में चाहे नंबर कम आए चाहे नंबर ज्यादा आए, कुछ भी हो जाए, डिप्रेस नहीं होने का। नंबर नहीं आए चाहे चाहे फेल हो जाओ, जिंदगी इंपॉर्टेंट है, ये जॉब ये तो होती रहेगी, बाद में कर लेंगे, डिप्रेस नहीं होना है। और उसी बंदे ने, और सबसे ज्यादा मोटिवेशनल जोक्स वो बोलता था, सबसे ज्यादा मोटिवेट रहता था, बात जाता था, देखो मैं ऐसे मैं वैसे, और पता ही नहीं कब क्या हो गया। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कौन से टाइम क्या कुछ हो जाए। इसलिए हम जो भी आराम से बैठे हैं हम लकी हैं। कल के दिन ऐसा डिसऑर्डर हो जाए। आज हमारे पीएचसी में एक ऐसा पेशेंट आया जो हॉस्टल में रह रहा है, 11 ईयर ओल्ड है, एकदम मस्त है, अटा कटा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, बीच में 4 दिन की छुट्टी हुई, घर आया, खांसी आई, कुछ नहीं हुआ, एकदम ओके है। खांसी हुई, लेके आए हॉस्पिटल, पहले दिन डॉक्टर भी, पहले दिन क्यों नॉर्मल, डॉक्टर क्या हुआ सर, छुट्टी पे घर आया हुआ था हॉस्टल से, कुछ खांसी वासी आई, डॉक्टर सीबीसी करवाई, नॉर्मल आई, ठीक है सीबीसी करवा भेज दिया, अगले दिन और ज्यादा भयंकर खांसी आने लगी, लेके आए, सीटी हमारी करवाई, उसको मीडिया स्टैंडर्ड मास आ गया, उसको डायग्नोस किया, ये एएमएल, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। और ये इशू के अंदर मैं रहता हूँ, 15-16 साल के 4 बच्चे एडमिट हुए जिसमें चारों के, और ओके कुछ नहीं हुआ। मैंने हिस्ट्री पूछा, मैंने हुआ कैसे, डर लगता है ना खुद को भी। एकदम बच्चा मस्त लगा, बाल शाइनिंग चमक रहे हैं, मैंने कहा ये ओल्ड एज तो बीमार नहीं है, क्या हुआ? मैं पूछा, ये घर वालों से हिस्ट्री ली, चारों के जाते ऐसे मन में ऐसी क्रेविंग हुई कि पता नहीं हुआ क्या इसके। डायग्नोसिस देखा सबके ब्लड कैंसर, मैंने कहा क्या हुआ? पूछा कि कुछ नहीं था, इसके तो फीवर आया नॉर्मल, खांसी आई, एक बार पीसीएम से उतर गया, अगली बार 5 दिन बाद वापस आ गया, चेक करवाया, एएमएल हो गया। और कल तक बंदा ठीक था, आज इंट्यूबेट हो गया, उसकी प्लेटलेट जीरो चल रही है, आरबीसी जीरो चल रही है, एएमएल हो गया, कोई भरोसा नहीं कल निकलेगा नहीं निकले। उनमें से 2 इंट्यूबेटेड है, 2 अभी से क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाई बोन मैरो कैंसर है, क्या बचा पीछे, और कुछ नहीं हुआ उनकी लाइफ में, कुछ नहीं हुआ उनको, किस्मत है। मेरे साथ में एक स्टाफ एकदम हेल्दी मस्त हेल्दी, हम दिल्ली में उसमें साथ में थे या साथ में आए, उनको पता नहीं क्या जुकाम हुआ, ओनली कॉमन कोल्ड, ओनली कॉमन कोल्ड हुआ, पता नहीं कौन से वायरस से हुआ, उसको उसकी वजह से थर्डाइटिस हुआ। क्या हुआ? थर्डाइटिस। 76 केजी वेट था बंदे का, एकदम हेल्दी, जिम में जाता, मस्त हेल्दी, मसल बहुत बढ़िया, फुल मोटिवेटेड, फुल हेल्दी, 5 बजे उठने वाला बंदा मस्त। और उसको थर्डाइटिस हुआ, और ऐसा थर्डाइटिस हुआ डॉक्टर डायग्नोस करे उल्टा हो जाए, हाइपर की ड्रग दे, हाइपर हो जाए, हाइपर की ड्रग दे, हाइपर हो जाए।
डॉक्टर कंफ्यूज, सारे टेस्ट करवा दिए, भर्ती एडमिट हो गया, फीवर नहीं उतरे, हाइपोथर्मिया बहुत ज्यादा, तो हाइपोथर्मिया वेट आ गया 40 किलो 1 महीने में, 2-3 महीने में तो पूरा एकदम पहचान भी नहीं आ रहा बंदा, कुछ भरोसा नहीं है किसी का। पूछो क्या हुआ हिस्ट्री, मैंने पूछा एक दिन मिलियन हुआ क्या था, कुछ नहीं, कॉमन कोल्ड हुआ था, जुकाम हुआ था, और वो पता नहीं थायराइड को कैसे डैमेज कर गया। तो इस लाइफ में जो भी होता है ना, अपने बस में कुछ नहीं है, अपन सोच रहे हैं हम ये कर लेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, ये मान के चलना है। तो इसलिए अपने आप को ज्यादा 30 मार का नहीं समझना, ये नहीं समझना मैंने वो कर लिया, मैंने वो, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं ना हम ऐसे कर लेंगे, हम वो है, हम ये कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलेगा क्या कब क्या हो जाए। 1 मिनट बाहर निकलो रोड पे, रॉन्ग, आप एकदम सही चल रहे हो, कोई दारू पिया हुआ रॉन्ग साइड से आया बुलेट लेके, आप उड़ा के क्या करोगे? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक दिन भी निकलना है ऊपर वाले का, शाम को 10 मिनट आज शुक्रिया अदा करना होता है, आज मेरा दिन सही गया, ऐसा दिन कल और देना। कुछ ऐसे कुछ नहीं था सर, कोई भूल जाएगा 15 दिन, आप लोगों के हम चले जाएंगे तो लोग हमें याद करेंगे, कोई किसी को याद नहीं करता, जरूरत के समय याद किया जाता है 10-15 दिन, घर वाले भी 2-4 महीने याद करेंगे, अपनी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, घर वाले ज्यादा से ज्यादा 4 महीने 6 महीने, हर चीज की भरपाई पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा दुख होता है, बाकी किसी के लिए ज्यादा दुख नहीं होता, सबसे ज्यादा दुख होता है पेरेंट्स के लिए। एक टाइम के बाद वो भी कम होना भी चाहिए, वरना वो सर्वाइव कैसे करेंगे, अरे ह्यूमन नेचर है कि एक टाइम के बाद में वो भी कम हो जाता है, लेकिन होता है। तो इसलिए लाइफ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। तो आप जो सोच रहे हो ना फिजिकल डैमेज करके ज्यादा पढ़ के कुछ उखाड़ लूंगा, मेंटल डैमेज करके, ये कुछ नहीं है, सब काम नहीं आने वाला है। मैं भी इस चीज को सीख गया हूं बहुत अच्छे से। पहले मैं भी सोचता था मैं ये कर लूंगा, जब मैं पढ़ाई करता था मैं सोचता था मैं सिलेक्ट होकर ऐसे करूंगा वो करूंगा, अब मैं सोच रहा हूँ जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, मैं नौकरी भी लगी ऊपर वाले की मर्जी से, पढ़ा भी रहा हूं उनकी मर्जी से पढ़ा रहे हैं, हम नहीं चाह रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं चाहूं मैं ये कर दूं नहीं कर पाता हूं। ये जो लोग चौड़े होकर चल रहे हैं ना उनको पता नहीं है कभी कुछ हो जाएगा, इसलिए ज्यादा ज्यादा कुछ मस्त रहना है, मैं कह रहा हूँ। अगर हमने एड्रिनल ग्लैंड को निकाल लिया तो स्टेरॉइड कहां से आएगा? आएगा कहां से? होगा ही नहीं ना। तो एड्रेनल भी एक कॉज है एडिशन का, भाई एड्रेनल निकाल ली तो फिर स्टेरॉइड आएगा कहां से? एड्रेनल निकालने के बाद में हमें जिंदगी भर स्टेरॉइड लेना पड़ता है, और हमेशा चेक करवाते रहना पड़ता है 7 दिन से या 15 दिन से या 1 महीने से स्टेरॉइड का लेवल कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, अब आता है साइन सिम्टम, एकदम सिंपल है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सिंपल सिंपल सोचना है। एक हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, लिखना नहीं है, अब कौन पे ये रख दो, क्या बोलते हैं इसको, पेन कॉपी कौन पैकी, ये रख दो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक सेक्स हार्मोन, ये तीनों क्या है, कम है ज्यादा है? कम है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम होगा तो क्या क्या होगा आप बताओ, चलो लिखना नहीं है सोचना है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम होगा तो फ्लूइड रिटेंशन होगा कि नहीं होगा, सोडियम होगा कि नहीं होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा। जो अपना ये स्टेरॉइड होता है ये पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, उसके साथ साथ में कैल्शियम को भी एक्सक्रीट करता है, तो कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो क्या क्या याद रखोगे, सोडियम कम होगा, बीपी कम होगी, हाइपोवोलेमिया होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड बता रहा हूं भाई, बीपी कम होगी कि नहीं होगी, हाइपोवोलेमिया होगा, कैल्शियम क्या होगा, कम होगा क्या ज्यादा होगा, स्टेरॉइड कैल्शियम को बाहर निकालता है, इसका मतलब स्टेरॉइड कम है तो कैल्शियम क्या होगा, ज्यादा, पोटेशियम क्या होगा, तो जब भी कैल्शियम पोटेशियम चेंज होता है तो क्या हो सकता है, एरिथमिया। जब भी हमारी बॉडी में स्टेरॉइड कम होता है ना, स्टेरॉइड है ना जो हमारे बोन मैरो को भी स्टिमुलेट करते हैं आरबीसी बनाओ, तो स्टेरॉइड कम है तो एनीमिया भी होगा। और बताओ देखिए आपके पास में जो भी याद आ रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर क्या होगा, अरे आया ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों कम है, वेट लॉस या वेट गेन, वेट वेट लॉस होगा। समझ में आ गई सारी बातें? सेक्स हार्मोन कम होंगे तो डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाएगी। ये हो गया आपका एडिशन के साइन सिम्टम। एक साइन एक्स्ट्रा याद रखना है, बॉडी में अलग अलग कलरफुल कुछ पैचेस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज बॉडी पिगमेंटेशंस, क्या बोलते हैं उसको? एक सबसे खास बात, जब स्टेरॉइड कम होता है तो भी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, और स्टेरॉइड ज्यादा होता है तो भी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। दोनों में से कभी पेपर में आ जाए कि इन्फेक्शन का ज्यादा रिस्क इसमें रहेगा जिसमें स्टेरॉइड ज्यादा है, कुशिंग सिंड्रोम में स्टेरॉइड इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि कुशिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड इम्यूनिटी को क्या करता है, सप्रेस, तो जहां पे इम्यूनिटी ज्यादा सप्रेस है वहां इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है। समझ में आ गई ये बात है? तो कुशिंग सिंड्रोम का प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, द रिस्क ऑफ प्रिवेंशन। जैसे आप निमोनिया का पढ़ते हो, और आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा होगा, एमएसएन एमएसएन में एनसीबी पढ़ाया, एनसीबी में 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए, और नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा प्रायोरिटी से बनता है, ऐसा नहीं है पहले ही बना दो, एंजाइटी रिलेटेड टू द डिजीज प्रोसेस। निमोनिया का नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनता है, पहला डायग्नोसिस इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करके, तीसरा अल्टर न्यूट्रिशन, चौथा एक्टिविटी इंटॉलरेंस, पांचवा एंजाइटी, ऐसा करके बनता था। जैसे तो स्टिल जब आप कुशिंग सिंड्रोम पढ़ोगे तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस होगा रिस्क ऑफ इंफेक्शन, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। कुशिंग में ध्यान रखना इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि कुशिंग में स्टेरॉइड ज्यादा है। तो आपको साइन सिम्टम समझ में आए क्या होंगे एडिशन में? बस इलेक्ट्रोलाइट याद करना, 9 सेट में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट कंफ्यूज करेंगे। मैं एक तो वापस याद करवा देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट स्टेरॉइड कम है तो सोडियम कम है, यस और नो? तो सोडियम कम है तो सोडियम का उल्टा कर दो दोनों, पोटेशियम और कैल्शियम, बस। तो इसका मतलब दो कम कर दो, दो ज्यादा कर दो, कम किसको करूं, शुगर और सोडियम, एडिशन में किसको दो कम करूं, शुगर और सोडियम, तो ज्यादा किसको करूं, कैल्शियम पोटेशियम। ये तो इसका जस्ट उल्टा छाप देंगे किसमें, सारे के सारे स्टेरॉइड सिम्टम किसमें छाप देंगे, कुशिंग में। तो सिम्टम सारे हो गए, पर कुशिंग में कुछ सिस्टम एक्स्ट्रा है, वेट गेन वाले, पेंडुलर टमी है, सुप्राक्लेविकल पेट है, बहुत सारे कुछ और है, थिन एक्सट्रीमिटी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, मतलब ये तो होंगी, इसके अपोजिट तो होंगी हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह, लेकिन इसके अलावा भी है 4-5 साइन जो बॉडी से रिलेटेड है, जो ओबेसिटी से रिलेटेड है, वो 4-5 कुशिंग में मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। आपको समझ में आ गए सारे साइन सिम्टम? कोई डाउट नहीं है? मैं लिखवा दूं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ मेन क्या है, सारे सिम्टम किससे रिलेटेड है, स्टेरॉइड कम। अब मेरे को ये बताओ, मरीज की बॉडी में जब ग्लूकोज बनेगा ही नहीं तो एनर्जी ज्यादा आएगी कि एनर्जी कम आएगी? तो लेथर्जी लेथार्जी, मसल्स वीकनेस, वेट मसल्स वीकनेस इसमें भी होता है, उसमें मसल्स वास्टिंग होता है, इसमें मसल्स वीकनेस होता है क्योंकि एनर्जी नहीं रहती उसमें, वेट लॉस, ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशंस, 3S साइन। 3S का मतलब क्या है, डिक्रीज शुगर, डिक्रीज साल्ट, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर। एसएसएस हाइपोग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है। हाइपोनेट्रीमिया क्यों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है। डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर क्यों, क्योंकि वो सेक्स हार्मोन नहीं है। समझ आया इतना?
ये पहली बार गलती से लिख दिया ना। आपको सारे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। एडिशन का ही बहुत टेढ़ा सवाल है। कि कभी कभी एडिशन में एमएसएच भी अफेक्ट होता है ना, इसलिए किसी किसी में ब्रॉन्ज बॉडी पिगमेंटेशन हो जाता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, जो मेलानिन सीक्रेट करता है ना, वो हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है, बट कुसिंग में नहीं होता। आपको लगे ना ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो भी बता देना प्लीज। आपको लगे ज्यादा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो भी बता देना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम है। तुम ऐसा नहीं मान लो तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, ज्यादा पढ़ा हुआ तो कोई काम का नहीं है पढ़ाना। फास्ट हो तो भी बता देना, धीरे हो तो भी बता देना, कुछ चेंज करना हो या नहीं सर थोड़ा ऐसे समझाओ तो भी बता देना। आपके सारे सुझाव सर आंखों पर, सर माथे पर, बालों से भी ऊपर। बस आप बता देना, ऐसे मन में घुटीजना मत। घुटीजते समझते हो, गाली मत देना प्लीज, मेरे को जीना है बहुत लंबा। बदुआ लग जाती बहुत जल्दी, मैं नहीं चाहता किसी की लगे। तो आप जो भी कहना मैं सब करने को तैयार हूँ, प्लीज बता देना आप। मैं आपकी सारे अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ बहुत जल्दी, तो इसलिए आप भी मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए थोड़ा समझ रहे हो, गिव एंड टेक। हो गया? हो गया क्या? हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर बीपी या हाइपो बीपी, मेंस्ट्रुएशन चेंजेस, चलो ये तो नॉर्मल सब दोनों में होगा। एरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग सही रिस्टोर्ड नहीं है तो कार्डियक डिसरथमिया बिकॉज़ ऑफ हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, ये तो आपको पता ही है। इसी में चेंजेस क्या आते हैं, जब कैल्शियम कम होता है तो क्या चेंज, पोटेशियम कम होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, जब पोटेशियम ज्यादा होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, बताना मेरे को। जब भी पोटेशियम कम होता है नॉर्मली ईसीजी में कभी भी यू वेव नहीं होती, लेकिन जब हाइपोकैलेमिया होता है तो यू वेव प्रोमिनेंट होती है, तो पी से पे आती है एक वेव। और जब भी हाइपोकैलेमिया होगा टी वेव, या तो अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया है तो टी वेव हो जाएगी प्लेट, और सीवियर हाइपोकैलेमिया है तो टी वेव चली जाएगी उल्टी, इन्वर्जन। और एसटी सेगमेंट क्या हो जाता है, डिप्रेस। ये किसका साइन है, अगर पोटेशियम 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए, ये डिसरथमिया और नहीं हो, इसकी वजह से रिदम बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी। हाइपरकैलेमिया हो जाए तो पहला आता है इसका बेटा करो, टी वेव को कर दो ऊपर, टी वेव को क्या कर दो, टॉल या पीक, या तो कर दो टॉल या लिख दो पीक। दूसरा क्या करूं, पीआर इंटरवल क्या कर दो, ज्यादा कर दो, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी क्या कर दो, ज्यादा कर दो, वाइड कर दो। ये किसका साइन है, हाइपरकैलेमिया। 5.1 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, सही है। और हाइपोकैलेमिया होता है तो हमें एनएस फ्लूइड में इन्फ्यूजन के साथ में पोटेशियम क्लोराइड देना है, बोलस नहीं देना, मर जाएगा पेशेंट। पोटेशियम बहुत धीरे देते हैं, बहुत धीरे फ्लूइड में, और सेंट्रल लाइन से फ्लेबल होता है, पेरिफेरल लाइन से फ्लेबाइटिस कर सकता है। बहुत डाइल्यूट करके देना होता है अगर पेरिफेरल लाइन से देते हो तो, और इन्फ्यूजन से देना होता है, फ्लूइड में डाइल्यूट करके देना होता है, और एनएस में डाइल्यूट करके देना होता है। पोटेशियम 1 ml में 2 मिलीकोलेंट का वाइल आता है, 10 ml का वाइल आता है, 20 मिलीकोलेंट होता है, ठीक है। ये होता है केसीएल फ्लूइड में देते हैं। और हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट आपको पता ही है, अस्टालिन से निबलाइज करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट रेजन एक्सचेंज एनिमा भी देते हैं, केवाइन भी देते हैं, इंसुलिन और हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज देते हैं, इंसुलिन रेगुलर देते हैं, कौन सा, रेगुलर इंसुलिन देते हैं, ये और सोडा बाइकार्ब देते हैं। ये 6 मैनेजमेंट होता है हाइपरकैलेमिया का, गुड। और कैल्शियम का मैंने बता दिया, जब हाइपोकैल्सीमिया होता है तो क्यूआर कॉम्प्लेक्स, वो क्या बोलते हैं, क्यूटीएसटी शॉर्ट, हाइपो होता है तो प्रोलॉन्ग्ड, और हाइपर होता है तो शॉर्ट। टाइम हो गया क्या, कितने बजे, 5:15 पे छोड़ लूं, वाह भाई, ठीक है। हाँ टेस्ट है ना, मैंने पहले क्लास में, तुम क्या सोच रहे थे, ब्रेक ले लो उसके बाद टेस्ट है, और जल्दी लेना ब्रेक, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, घड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तुम रुक जाओगे, पहले कह रहा हूँ। बाकी हम कल पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, कल आंसर दे देना है, क्वेश्चन डाल दो एक मिनट में, डाल दो क्वेश्चन। एक पेशेंट है जिसको एडिसन डिजीज है, क्या है, कौन से पेशेंट में एडिशन क्राइसिस हो सकता है। एक पेशेंट है जिसको स्टेरॉइड चल रहा है, कौन से पेशेंट, किसमें से चारों में से चार पेशेंट आपके सामने, या एक पेशेंट जिसकी चार कंडीशन है, या एक पेशेंट जो अलग अलग चार अलग अलग पेशेंट आ गए हमारे सामने। एडिशन डिजीज किसको हो सकता है, आपके सामने चार पेशेंट है, एडिशन चारों को है, क्राइसिस किसको हो सकता है, एडिशन डिजीज है, एडिशन क्राइसिस किसको हो सकता है, ऑप्शन ए जिसकी अभी अभी सगाई हुई है, ऑप्शन बी, हाँ इस बहुत मस्त सवाल है, दूसरा गर्मी की छुट्टियां हुई है, ऑप्शन सी मस्त म्यूजिक सुनता है, ऑप्शन डी उसकी अकल दाढ़ आई है, उसको वो निकाल रहा है, या इसकी जगह लिख दो उसको अपेंडिसाइटिस हो गया, कुछ भी इन्फ्लेमेशन लिख दो। कौन से पेशेंट को एडिशन क्राइसिस हो सकता है, एडिशन है, एडिशन इन चारों पेशेंटों को एडिशन है, कौन से पेशेंट को एडिशन क्राइसिस हो सकता है, किसको, देखो एडिशन डिजीज का मतलब क्या, स्टोरेज नहीं है, और एडिशन क्राइसिस का मतलब डिमांड बढ़ जाना, लेकिन उसकी बॉडी में तो स्टोरेज है ही नहीं, सगाई हो गई, इंसान खुश रहेगा, हम ममता रहेगा, बातें करते रहेंगे, तो मतलब होगा नहीं उसकी लाइफ में अभी फिलहाल, बाद में देखा जाएगा, अभी तो होगा नहीं, तो स्ट्रेस नहीं आएगा, तो एडिशन क्राइसिस नहीं हो सकता। छुट्टियां हो गई, मस्त अपने ननिहाल जाएगा, कहीं कहीं जाएगा घूमने, एडिशन है लेकिन स्ट्रेस नहीं आ रहा, बढ़िया गाने सुन रहा है, म्यूजिक रिलैक्सेशन, एडिशन का मेन ट्रीटमेंट ही है रिलैक्स रहना, नहीं होगा। अगर किसी को एडिशन है और माना कि वो 5 mg की टैबलेट से जिंदगी चल रही थी, और उसकी बॉडी में आ गया, उसकी लाइफ में आ गया स्ट्रेस, चाहे उसकी अकल दाढ़ आई है, चाहे उसको फीवर आया है,
उसकी बॉडी में आ गया स्ट्रेस और उसकी बॉडी पहले 5 एमजी से चल रही थी, अगर हमने अब उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं दी तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी और वजन चला जाएगा